शुरू कर दिया था हमने लास्ट क्लास में इंडक्टिव। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट पर आज तक शायद 2019 में क्वेश्चन बना है और काफी बच्चों से जब वो क्वेश्चन आया था नहीं बन पाया था। तो जब तक नहीं आते हैं क्वेश्चंस तो टॉपिक हमें बहुत ही आसान नजर आता है। क्लियर? आइए इंडक्टिव इफेक्ट में थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं आपकी पुरानी नॉलेज के बेसिस पर। मान लीजिए हमारे सामने मॉलिक्यूल है इथेन। आप बताएंगे इथेन मॉलिक्यूल के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट है या नहीं। मॉलिक्यूल है इथेन, इथेन में इंडक्टिव इफेक्ट प्रेजेंट है या फिर नहीं है। देखिए, आपका इसमें आई इफेक्ट की अगर अपन बात करना चाहें तो आई इफेक्ट इसके अंदर नहीं है। मतलब सिंपल क्वेश्चन आ जाए आई इफेक्ट है या नहीं है तो हम साफ मिलेंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें HCl के अंदर, बताइए HCl के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट है या नहीं है। HCl में आई इफेक्ट आपका नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हमें चीजों को थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा। हमने केवल वही बातें पढ़ी हैं जो मॉड्यूल में है या कहीं पर पेपर में आई है। मिथाइल क्लोराइड के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट है या फिर नहीं है। यस, इसके अंदर आपका इंडक्टिव इफेक्ट प्रेजेंट है। ठीक है, हम समझेंगे। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें इथाइल क्लोराइड हमारे सामने, इथाइल क्लोराइड, और कोई हमसे बात करना चाहे क्या इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट है। जी हाँ, इसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट है। तो टेक्निकली जहां हम आंसर नहीं कर पा रहे हैं वहां पर हमें इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन ही नहीं मालूम है। हमें बस इतना सा मालूम है पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। पार्शियली करेक्ट, पार्शियली करेक्ट। जैसे यहां पर भी आपका सिग्मा बॉन्ड पोलराइज हो गया है, वहां पर किसी भी बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं है, किसी भी बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं है क्योंकि ईएन अप्रोक्सीमेटली क्या है से। यहां पर बॉन्ड में पोलैरिटी है बट इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है क्योंकि हमें इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन ही मालूम नहीं पड़ रही है। यहां पर आपका इंडक्टिव इफेक्ट है, बॉन्ड में पोलैरिटी भी है, तो इंडक्टिव इफेक्ट को जरा समझेंगे। जब तक सिग्मा बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं आएगी इंडक्टिव इफेक्ट का कोई मतलब नहीं। जब तक सिग्मा बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं आएगी इंडक्टिव इफेक्ट का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सिग्मा बॉन्ड में पोलैरिटी आना इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। किसी सिग्मा बॉन्ड में पोलैरिटी की वजह से, ध्यान से सुनेंगे, किसी सिग्मा बॉन्ड में पोलैरिटी की वजह से एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड में पोलैरिटी का इंड्यूस हो पाना इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। जैसे यहां पर इस सिग्मा बॉन्ड में पोलैरिटी तो है पर इस सिग्मा बॉन्ड की पोलैरिटी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इधर अगर अपन बात करें तो आप बताइए क्या कार्बन और क्लोरीन में पोलैरिटी है, बॉन्ड में पोलैरिटी है। जी हाँ, देयर इज ईएन डिफरेंस। तो यहां पर आ गया पार्शियल नेगेटिव और यहां पर आ गया पार्शियली पॉजिटिव। आया कि नहीं आया। अब कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में पोलैरिटी होने की वजह से आपके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना उनमें पोलैरिटी इंड्यूस होने वाली है। ये जो बॉन्ड्स हैं अब इनमें पोलैरिटी इंड्यूस होने वाली है। मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। हम थोड़ा सा अलग तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से। हम ऐसे नहीं करेंगे कि यहां पर आपके क्लोरीन ने सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ डिस्प्लेस कर लिया, नहीं, नो डाउट। अगर हम बात करना चाहें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में क्लोरीन की तरफ ही हुआ है, जिसकी वजह से यहां पर कैसा चार्ज डेवलप हुआ, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पर कैसा चार्ज डेवलप हुआ, पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर? अब आप एक बात को समझिए, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इसकी ईएन बढ़ गई है। पहले आपका कार्बन था नॉर्मल sp3, कैसा था, नॉर्मल sp3। फिर आपके sp3 कार्बन के ऊपर डेवलप किया आपने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्या आप मुझे बता सकते हैं दोनों में से किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसकी ईएन क्या है, ज्यादा। तो जैसे ही कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहां डिस्प्लेस हो गए, क्लोरीन की तरफ, तो कार्बन पर कैसा चार्ज डेवलप हुआ, आप बताइए, पार्शियल पॉजिटिव, जिसकी वजह से कार्बन की ईएन बढ़ गई। और उसकी ईएन बढ़ने की वजह से अब कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड जो के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर डिस्प्लेस हो जाएंगे, कार्बन की तरफ डिस्प्लेस होने वाले हैं। तो यहां पर डेवलप होगा पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर डेवलप होगा पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर डेवलप होगा पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव। अगर हम बात करना चाहें मैग्नीट्यूड वाइज तो हमेशा ध्यान रखिए डेल्टा का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो डेल्टा डेल्टा से क्या रहने वाला है, ज्यादा रहने वाला है। यानी कि जितने ज्यादा आपके साइन होंगे किसके, डेल्टा के, मैग्नीट्यूड उतना ही क्या हो जाएगा, कम। आइए अगले की तरफ हम बात करते हैं। बताइए यहां पर
कि कौन से बॉन्ड में पोलैरिटी है, कौन से बॉन्ड में पोलैरिटी है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में पोलैरिटी है, जिसकी वजह से क्लोरीन पर डेवलप होगा पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पर डेवलप होगा पार्शियल पॉजिटिव। आप समझिए, हमने बोला इसमें किसी प्रकार का इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, क्योंकि किसी भी बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं है, ईएन डिफरेंस इतना नहीं है कि बॉन्ड में पोलैरिटी आ सके। तो यहां पर ये जो आपके हाइड्रोजन है ना, यहां पर इसकी ईएन में और इसकी ईएन में कोई खास डिफरेंस नहीं है, तो ये बॉन्ड पोलर नहीं है। यहां पर भी दोनों कार्बन्स की तो ईएन एग्जैक्टली क्या है, सेम, तो पोलैरिटी डेवलप ही नहीं हो पा रही मॉलिक्यूल के अंदर। लेकिन यहां पर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में कैसा क्या डेवलप हुई, पोलैरिटी, जिसकी वजह से अब इस कार्बन की ईएन बढ़ गई है। ये कार्बन नॉर्मल sp3 है और ये कार्बन sp3 विद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो इस कार्बन की ईएन क्या हो गई है, ज्यादा, तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ खींचेगा। हमें लगता है कि इंडक्टिव इफेक्ट केवल कार्बन कार्बन बॉन्ड में ही काम करता है, जी नहीं, कोई नहीं लिखता ऐसा। इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड में काम करता है, ये लिखा जाता है, आपने भी लिखा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड ओनली, मैं भी लिखवाऊंगा। लेकिन हमारा ध्यान केवल कार्बन कार्बन पर ही होता है। क्या यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में भी इंडक्टिव इफेक्ट है? जी हाँ, ये कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा, पर हम नॉर्मली मेंशन कार्बन कार्बन बॉन्ड में करते हैं। क्लियर कि अल्काइल चेन पर क्या फर्क पड़ रहा है। तो जैसे इसके ऊपर डेवलप करेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, आप बताइए ये कार्बन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। क्यों? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उधर गए क्योंकि क्लोरीन की ईएन ज्यादा थी। अब इस कार्बन की तरफ डिस्प्लेस हुए क्योंकि इस कार्बन की ईएन क्या है, ज्यादा, इस पर है पार्शियल पॉजिटिव और यह है नॉर्मल sp3, यहां पर डेवलप कर देगा पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर? तो इस प्रकार का पोलराइजेशन आना इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। अब आप इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन को थोड़ा समझे, क्या होती है इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन? क्या? पोलराइजेशन कोज्ड इन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड में आपने क्या कर दिया है, पोलराइजेशन, ड्यू टू पोलरिटी इन एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड में पोलरिटी होने की वजह से उसके एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड में पोलरिटी का इंड्यूस हो जाना इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। अगर आपको याद हो तो मैंने ये इफेक्ट्स दो तरीके से बताए थे, कुछ बॉन्ड के थ्रू काम करते हैं और कुछ स्पेस के थ्रू। तो यहां पर इसने कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड में पोलरिटी को इंड्यूस किया है, पर यह काम किसके थ्रू हुआ है, बॉन्ड्स के थ्रू हुआ है। अगर हम चाहें, जैसे आप समझिए, क्या Br2 में किसी प्रकार की कोई पोलरिटी है? Your Br2 molecule is non-polar, but I can introduce polarity in this molecule. अगर मैं इसके पास किसको लेकर आ जाता हूं, वाटर को, तो आप बताइए वाटर आपका पोलर मॉलिक्यूल है कि नहीं है? यहां पर अगर अपन बात करें पार्शियल नेगेटिव और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, तो अगर हम इसको किसकी तरफ कर देते हैं, ऑक्सीजन को मान लीजिए हम यहां पर लेकर आ जाते हैं, तो आपको लगेगा कि यहां पर लोन पेयर रिपल्सन है, इस पर लोन पेयर, इस पर भी लोन पेयर, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ खिसक जाएंगे, इधर वाले ब्रोमीन की तरफ। यानी कि ये अपने ऊपर कैसा चार्ज डेवलप कर लेगा, पार्शियल पॉजिटिव, और यहां पर कैसा डेवलप हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। तो इसमें डाइपोल होने की वजह से इसमें डाइपोल इंड्यूस हो गया है, आपने आईओएस में पढ़ा होगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, बट दिस फिनोमिना इज टेकिंग प्लेस थ्रू स्पेस। आप बताइए, क्या ब्रोमीन में और ऑक्सीजन में कोई डायरेक्ट बॉन्ड है? but still it is introducing polarity in this sigma bond। यहां पर भी कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की वजह से कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड में पोलरिटी आई है, पर यह काम सिग्मा बॉन्ड के थ्रू किया जा रहा है। तो कुछ इफेक्ट्स बॉन्ड के थ्रू काम करते हैं और कुछ इफेक्ट्स आपके स्पेस या सॉल्वेंट के थ्रू काम करते हैं। जैसे यहां पर किसके थ्रू काम कर रहा है, सॉल्वेंट, पर इसे हम इंडक्टिव इफेक्ट नहीं कह सकते। नो डाउट इस बॉन्ड में पोलरिटी थी जिसकी वजह से इसमें पोलरिटी इंड्यूस हुई, बट दिस फिनोमिना इज टेकिंग प्लेस थ्रू स्पेस, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट कहां से काम करता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू काम करता है। तो क्या ये आपको पॉइंट क्लियर हुए? इंडक्टिव इफेक्ट कब आएगा आपका, जब एटलीस्ट एक सिग्मा बॉन्ड क्या हो, पोलर, जिसकी वजह से एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड में क्या इंट्रोड्यूस हो जाए, पोलरिटी। तो अब हमें यह नहीं बोलना है कि क्लोरीन यहां से सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, हम पढ़ चुके हैं मॉडिफाइड ईएन, जैसे ही क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ डिस्प्लेस किया, इस कार्बन पर कैसा चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव, जिसकी वजह से अब इसकी ईएन इधर वाले से क्या हो गई है, ज्यादा,
तो इसने इधर के इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस करना शुरू कर दिया है, और मैग्नीट्यूड उतना ही कम होगा जितने डेल्टा के साइन क्या होंगे, ज्यादा। क्लियर? नोट डाउन करेंगे, जल्दी से आगे बढ़ूंगा। देखिए, सबसे खतरनाक एग्जामिनर वो होता है जो सबसे बेसिक पॉइंट पर चोट करता है कि आप ऑर्डर छोड़िए, आप बताइए किस में इंडक्टिव है और किस में इंडक्टिव नहीं है। सिंपल सा फंडा होता है उसका। हम सीरीज याद किए हुए बैठे हैं, हम इंडक्टिव से एसिडिक, बेसिक, केटायन, एनायन की स्टेबिलिटी डिस्कस किए हुए बैठे हैं, पर हमें मालूम ही नहीं इंडक्टिव किसमें और किसमें नहीं। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई। एरो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हमें बता रहे हैं कि किधर इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस हुए, मोरियन की तरफ डिस्प्लेस होंगे। कई बार हमसे पूछ सकता है कि बताइए इंडक्टिव इफेक्ट को बताने के लिए एरो किस में सही से नहीं बनाएंगे। तो मैंने आपको जब डाइपोल पढ़ाया था तब भी बताया था कि ये एरो क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर डिस्प्लेस हुए। सुलटा दिया है क्या? अगर दोस्तों आपने कभी जीवन में एनसीईआरटी को पढ़ा होता ना, तो एनसीईआरटी की भी डेफिनेशन यही है। एनसीईआरटी नहीं लिखता पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट, नहीं लिखता एनसीईआरटी। सुलटा दिया है क्या? देखिए, देखिए, the polarization of one sigma bond, the polarization of one sigma bond, the polarization of one sigma bond caused by the polarization of an adjacent sigma bond. The polarization of one sigma bond caused by the polarization of an adjacent sigma bond, caused by polarization of an adjacent sigma bond is known as inductive effect. किसी सिग्मा बॉन्ड में पोलैरिटी का इंडक्शन होना किसकी वजह से? एडजेसेंट वाले सिग्मा बॉन्ड के पोलर होने की वजह से। जैसे यहां पर कहीं भी कोई बॉन्ड पोलर नहीं है और किसी की वजह से पोलैरिटी इंड्यूस नहीं हुई है। इसमें HCl में HCl का बॉन्ड तो पोलर है, पर इसकी वजह से कहीं पोलैरिटी इंड्यूस, यहां पर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की वजह से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स में पोलैरिटी इंड्यूस हो गई है। तो यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट आपका काम कर रहा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडक्टिव इफेक्ट आपका दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करना चाहें किसकी, आई इफेक्ट लिख सकते हैं अपन सीधा। अगर हम बात करना चाहें आई इफेक्ट यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे अगर अपन बात करना चाहें सबसे पहले, तो हमारे सामने आएगा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको आप इस तरीके से भी लिख देते हैं प्लस आई इफेक्ट। कैसे लिख देते हैं?
प्लस आई इफेक्ट। क्लियर? तो आपने साइन से लिख दिया है पॉजिटिव को, इंडक्टिव को आई से लिख दिया है, तो आप पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लिखो या प्लस आई इफेक्ट लिखो, एक ही बात है। दूसरी कैटेगरी में जो हमारे सामने आते हैं वो होते हैं जिनका होता है नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। अगर अपन बात करें इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इन शॉर्ट बताइए आप इसको कैसे लिख देते हैं? माइनस आई इफेक्ट लिख देते हैं। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट लिख दो या माइनस आई इफेक्ट लिख दो, एक ही बात है। इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है और किसका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है? ये बहुत ही शानदार बात है भाई, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें किस प्रकार की बातें यहां पर हम समझ सकते हैं। ये हमारे सामने एक एल्काइल या एल्केन है, हाइड्रोकार्बन चेन है। इस प्रकार से अगर अपन बात करें, ये हाइड्रोकार्बन चेन है, अभी इसके अंदर किसी प्रकार की कोई पोलैरिटी नहीं है। अगर मान लीजिए मैं इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दूं, रिप्लेस कर दूं और कोई एटम या ग्रुप लगा दूं, तो आप देखेंगे कि इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी। क्या इंड्यूस हो जाएगी? पोलैरिटी। आइए हम बात करते हैं बढ़िया तरीके से, यहां पर आपको चीजों को समझना पड़ेगा। मान लीजिए हमने क्या किया है कि हमने आपका यहां से H को हटा दिया है और H को हटाकर कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया है जो कि आपका अपने ऊपर कैसा चार्ज डेवलप कर पा रहा है? पार्शियल पॉजिटिव। जैसे यहां पर मैंने लगा दिया है MgBr। क्या लगा दिया है? MgBr। तो आप बताइए MgBr क्या था? कार्बन और Mg बॉन्ड में पोलैरिटी आ गई कि नहीं आ गई? आ गई 100%। जिसकी वजह से इसने खुद के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप किया? पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इसकी एन क्या है? ज्यादा। और इसके ऊपर कैसा डेवलप किया? पार्शियल नेगेटिव। अब आप समझिए, जैसे इस पर पार्शियल नेगेटिव आया, आप ये कह सकते हैं पहले कि कार्बन और मैग्नीशियम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हल्के से किसकी तरफ डिस्प्लेस हो गए हैं? कार्बन की तरफ, क्योंकि इसकी ईएन ज्यादा है, नॉन मेटल है। जैसे ही इस पर पार्शियल नेगेटिव आया, तो आप बताओ, एक तो आपका कार्बन नॉर्मल है जो कि कैसा है? sp3, और एक आपका कार्बन है तो sp3, लेकिन कैसा चार्ज आ गया? पार्शियल नेगेटिव। आप बता सकते हैं किसका ईएन ज्यादा रहेगा? इसका वाले। तो जैसे इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इसने अपनी तरफ डिस्प्लेस करना शुरू कर दिया और खुद पर कैसा? पार्शियल पार्शियल डेवलप कर लिया। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स अगर इसकी तरफ आएंगे तो चार्ज का साइन कैसा आएगा? माइनस। अगर किसी से दूर जाते हैं तो प्लस, और किसी की तरफ आते हैं तो माइनस। हालांकि इन दोनों मैग्नीट्यूड वाइज अगर अपन बात करें तो इस वाले का डेल्टा का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और इस डेल्टा का मैग्नीट्यूड कम। जाहिर सी बात, अगर आपने आईओसी पढ़ी हो तो जितना ईएन डिफरेंस इनमें है उतना ईएन डिफरेंस इन दोनों में नहीं होगा, और जितना ज्यादा ईएन डिफरेंस होगा चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर? अब जैसे ही इसके ऊपर आपका आया पार्शियल नेगेटिव, तो आप बताइए, ये तो नॉर्मल sp3 और उस पर पार्शियल पार्शियल नेगेटिव, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और खुद के ऊपर कैसा डेवलप कर लेगा? पार्शियल पार्शियल नेगेटिव। क्लियर? अब मैं आपको बताऊं, टेक्निकली जो स्टैंडर्ड बुक्स लिखती हैं कि एक सिग्मा बॉन्ड में पोलैरिटी आने की वजह से वो इसको या ज्यादा से ज्यादा इसको बस पोलर कर सकता है, उससे ज्यादा पोलैरिटी नहीं आती। ऐसा नहीं है कि ये 25 कार्बन की चेन है तो पोलैरिटी 25 कार्बन तक चली जाएगी। मुश्किल से अगर अपन बात करना चाहे ना, तो इस बॉन्ड के पोलर होने की वजह से ज्यादा ये, और ज्यादा जोर मारोगे तो प्रैक्टिकली बस ये, उससे ज्यादा पोलैरिटी नहीं आती है। तो ये कार्बन नंबर कौन सा है? 1। ये कार्बन नंबर कौन सा है? 2। और ये कार्बन नंबर कौन सा है? 3। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट अप टू 2 to 3 कार्बन ही काम करता है, क्योंकि इस बॉन्ड के पोलर होने से यहीं तक पोलैरिटी आएगी, फिर से आगे ईएन डिफरेंस इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, जिसका कोई मतलब रहने वाला नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि बताइए इधर इस ग्रुप कैसा इफेक्ट लग रहा है, इस ग्रुप का आप कहोगे कैसा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। कैसा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आई। यानी कि अगर मैं हाइड्रोजन को हटाकर कोई ग्रुप लगाऊं और उसका नेचर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग हो। जैसे हाइड्रोजन की जगह जब Mg ने लिया तो Mg ने अल्काइल चेन को इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर दिया, तो इस ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट कहलाता है। कैसा कहलाता है? प्लस आई। हमने इस ग्रुप पर बात की किसका प्लस आई है। आइए अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए हमने हाइड्रोजन को हटाकर कोई दूसरा ग्रुप लगा दिया है। क्या लगा दिया है? कोई दूसरा ग्रुप लगा दिया है, और दूसरा ग्रुप दोस्त इस बार हमने हैलोजन लगा दिया है। क्या लगा दिया है? हैलोजन। मान लीजिए मैंने क्या लगा दिया है? फ्लोरीन। बताइए फ्लोरीन के लगने से आपके कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड में पोलैरिटी डेवलप होगी कि नहीं होगी? बताइए ईएन में ये पीरियोडिक टेबल का टॉपर है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे की है। खुद पर कैसा डेवलप करेगा? पार्शियल नेगेटिव। और एल्काइल चेन पर कैसा डेवलप करेगा? पार्शियल पॉजिटिव। यानी कि इस बार कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किधर डिस्प्लेस हो गए हैं? फ्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस हो गए। अब बताइए जैसे इस पर पार्शियल पॉजिटिव आया तो ये sp3 विद पार्शियल पॉजिटिव, ये नॉर्मल sp3, तो इसकी En क्या हो गई? ज्यादा, तो ये बाजू वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ डिस्प्लेस करेगा, तो इधर भी चार्ज डेवलप होगा लेकिन पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि En डिफरेंस जितना ज्यादा यहां पर है उतना ज्यादा En डिफरेंस यहां पर नहीं है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? फिर से इसकी En ज्यादा हो गई और इसकी En कम, क्योंकि मैं आपको पहले कह चुका हूं कि अगर किसी पर पार्शियल पॉजिटिव आता है En बढ़ जाती है, अगर किसी पर पार्शियल नेगेटिव आता है En घट जाती है, मॉडिफाइड। तो ये भी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा और यहां पर पार्शियल पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज यहां पर डेवलप हो जाएगा। अब आप बताइए अगर मैं इस हैलोजन की बात करना चाहूं तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इसका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पाया गया है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पाया गया है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पाया गया है। तो आप कह सकते हैं कि फ्लोरीन यहां पर आपका कैसा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। माइनस आई इफेक्ट वाले आप ही बताइए ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पाए जाएंगे? इनको हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कहेंगे। और बताइए प्लस आई वालों के बारे में आपका क्या ख्यालात है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पाए जाएंगे। आप इनको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या मैं कई बार इनको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी कह सकता हूं। देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एक ही बात है। तो आप जब भी पढ़ते हैं ना इंडक्टिव इफेक्ट को, तो आप हमेशा हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। यस, आप हाइड्रोजन से कंपेयर कीजिए। द रेफरेंस एटम वाज सिलेक्टेड हाइड्रोजन। क्लियर? क्योंकि आपने हाइड्रोजन को ही हटाकर कोई ग्रुप लगाकर देखा है, फिर आप कंपेयर करते हैं कि जिसकी ईएन हाइड्रोजन से ज्यादा होगी वो माइनस आई लगाएगा, और जिसकी ईएन हाइड्रोजन से कम होगी वो प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा एल्काइल चेन के ऊपर। ये बात भी आपकी सही है, पर ये नाम की है, काम की। आप बताइए यहां पर कैसा आपका इफेक्ट लगेगा? वो तो आपने sp3 कार्बन, क्या बोला मैंने? sp3 कार्बन और फ्लोरीन की ईएन से डिसाइड किया कि नहीं किया? मान लीजिए अगर आपकी EnSp3 कार्बन की ज्यादा हो जाती, जैसे यहां पर sp3 कार्बन की EN ज्यादा है तो Mg और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को इसने अपनी तरफ खिसका लिया। अगर यहां पर अपन बात करें sp3 कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उधर खिसक गए हैं। तो किसी का प्लस आई लगेगा या माइनस आई लगेगा ये sp3 कार्बन के कंपैरिजन से पता करेंगे। लेकिन हम बोलेंगे कि रेफरेंस एटम कौन लिया गया था? हाइड्रोजन। नाम का था, काम का नहीं था। ये जीके टाइप क्वेश्चन हो जाता है कि रेफरेंस एटम वाज हाइड्रोजन। जैसे अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूं, ये आपकी अल्काइल चेन है। कैसी चेन है? अल्काइल चेन। मैंने यहां से H को ड्रॉप किया और कौन लगा दिया? ये ग्रुप लगा दिया। ये वाला ग्रुप आप बताओ अल्काइल चेन पर कैसा इफेक्ट दिखाएगा? आप जानते हैं दोस्त इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp, तो ये खुद पर लेगा पार्शियल नेगेटिव और इस पर डेवलप करेगा पार्शियल पॉजिटिव। तो बताओ इस ग्रुप का कैसा इफेक्ट है? माइनस आई। कंपेयर तो sp3 कार्बन से किया ना, तो हाइड्रोजन नाम का है, काम का नहीं है। एल्काइल चेन पर जब कोई ग्रुप जुड़ा होगा तो उस कार्बन में और उस ग्रुप की डिफरेंस देखेंगे। अगर उस ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ किए हैं तो माइनस आई वाला ग्रुप होगा, यानी कि खुद पर कैसा चार्ज डेवलप करेगा? पार्शियल नेगेटिव। अगर उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो प्लस आई वाला होगा, यानी कि उस पर कैसा चार्ज होगा? पार्शियल पॉजिटिव। आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो एनसीईआरटी ने लिखा एल्काइल ग्रुप्स इन जर्नल आर प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स। बहुत स्पेसिफिक होता है। इन जर्नल क्यों बोला है? क्योंकि अगर आप बोलो यहां पर MgBr का कैसा इफेक्ट है? प्लस आई। अल्काइल ग्रुप का कैसा है? माइनस आई।
आपका एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा है यहां पर, किससे? MgBr से। और यहां पर आपके फ्लोरीन का कैसा है? -I। तो एल्काइल ग्रुप का कैसा है? +I। तो योर एल्काइल ग्रुप्स कैन शो +I एज वेल एज -I, दोनों इफेक्ट दिखाता है वो, पर डिपेंड करता है कि कैसे कनेक्टेड है। मैक्सिमम केसेस में आपके एल्काइल ग्रुप्स का कैसा इफेक्ट पाया गया है? +I पाया गया है। तो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल लिखेगा इन जर्नल योर एल्काइल ग्रुप्स आर फाउंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, कहीं भी गलत नहीं है। लेकिन हम ट्रिक बना देते हैं साहब, एल्काइल ग्रुप का +I, बच्चे के दिमाग में छप गया, मतलब एल्काइल +I लगाते हैं। अरे इस पर तो डिपेंड करेगा +I होगा या -I, जो आकर जुड़ेगा वो बताएगा इसका कैसा इफेक्ट है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो आपके एल्काइल मतलब इंडक्टिव इफेक्ट को कितने पार्ट में डाला मैंने? 2 में, एक +I और एक -I। एल्काइल ग्रुप पर जोड़ने पर आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर दिखाते हैं तो आपके +I वाले होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर दिखाते हैं तो -I वाले होंगे। जल्दी से जल्दी नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। अभी तक केवल आपने एक टाइप का क्वेश्चन एनकाउंटर किया है, और वो टाइप क्या है कि बताओ किसका +I और किसका -I। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाएंगे कि अगर इस ग्रुप को एल्काइल चेन में लगाया जाए H को हटाकर, तो बताइए इसका इफेक्ट कैसा दिखाई देगा। ये तो एनसीईआरटी एग्जांपल का क्वेश्चन है कि इस मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन बताइए कैसे रहेगी। मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन बताइए कैसे रहेगी। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में आपके एल्काइल चेन पर पार्शियल नेगेटिव डेवलप होता है और आपकी मेटल पर पार्शियल पॉजिटिव। दिस बॉन्ड इज नॉट आयोनिक, दिस बॉन्ड इज हाईली पोलर कोवेलेंट। पोलरिटी बहुत ज्यादा है पर है कोवेलेंट अभी भी। सुटा दिया है क्या? तो हम बात जरूर करेंगे हाइड्रोजन की एज रेफरेंस एटम, पर वो नाम का है दोस्त, काम का नहीं है। इस बात पर आप थोड़ा सा विशेष ध्यान दें। एक क्वेश्चन करवा सकता है कि विच एटम वाज सिलेक्टेड एज अ रेफरेंस एटम फॉर इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज हाइड्रोजन। उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं करवाएगा आपका। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? तो अब हमें थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रहेगी कि कौन कौन से ग्रुप हैं जो +I वाले हैं। देखिए, कोई हमेशा +I लगाए कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई हमेशा -I लगाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। क्लियर? जैसे यहां पर अब इसने कैसा इफेक्ट लगाया? -I। इसी के ऊपर फ्लोरीन जोड़ दीजिए, फ्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा, तो फ्लोरीन का हो जाएगा -I और इसका हो जाएगा +I। तो डिपेंड करता है ये डिफरेंस पर कि कोई इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा है या कोई इलेक्ट्रॉन उससे ले रहा है। क्लियर? चलिए, फिर भी हमें कुछ चीजें इन जर्नल पढ़नी पड़ेंगी। हम सबसे पहले बात करते हैं कि वो कौन कौन से ग्रुप हैं जो आपका कौन सा इफेक्ट दिखा सकते हैं? +I। तो अगर अपन बात करें 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे +I इफेक्ट। +I इफेक्ट showing groups, +I इफेक्ट showing groups। देखिए +I कौन कौन लगाते हैं, ये बातें इन जर्नल है दोस्त। क्या है? इन जर्नल। इसको हर केस में आप अप्लाई नहीं कर सकते। +I नॉर्मली जो आपके एनायंस है ना, वो +I इफेक्ट दिखाते हैं। कौन बोल रहा हूं मैं? एनायंस। क्योंकि एनायंस की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स लेने की नहीं, इलेक्ट्रॉन देने की होती है। इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं ये। तो एनायंस का इफेक्ट आपका कैसा मिलेगा? +I। जैसे कभी आपके पास CH2- आ जाए, कौन आ जाए? CH2-। कभी आपके पास कौन आ जाए? NH-। क्लियर? कभी आपके पास कौन आ जाए? O-। तो ये एनायंस है दोस्त, और कैसा इफेक्ट लगाएंगे? +I। या फिर अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने COO- आ जाए, तो ये भी कैसा इफेक्ट लगाएगा? +I। क्या सभी एनायंस का +I होता है? मैंने ऐसा कहीं क्लेम नहीं किया है। हमेशा वर्ड केमिस्ट्री के अंदर बहुत घातक होता है। लोग कहते हुए मिलेंगे एनायंस, +I लगाते हैं। नॉट ऑल एनायंस, लेकिन आपको दिखने वाले सारे एनायंस +I वाले ही होंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या सर कुछ ऐसे एनायंस भी हैं जो -I लगाते हैं? जी हां, बहुत सारे हैं, पर वो आपके सामने नहीं आएंगे आपके लेवल पर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये एनायंस है, +I लगाएंगे, मतलब इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की रहेगी। क्या तो सर सभी बराबर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे? आप खुद सोचिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर तो इनकी En पर डिपेंड करेगी। सारे के सारे एक ही तो पीरियड से हैं। तो अगर अपन बात करना चाहें, जिस एटम पर नेगेटिव है उस एटम को आइडेंटिफाई कीजिए। जिस एटम पर नेगेटिव है उस एटम को आइडेंटिफाई कीजिए। बताइए सबसे कम En किसकी है? कार्बन। तो अगर इलेक्ट्रॉन देने की बात हुई तो सबसे बेटर इलेक्ट्रॉन कार्बन डोनेट करेगा। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें, कौन? नाइट्रोजन।
उसके बाद कौन, ऑक्सीजन। आप जानते हैं कि En कम तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा होती है। क्या ये पॉइंट क्लियर आईओसी से? अब इसमें अगर अपन बात करना चाहें तो आप देखो, आपने देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है। कैसे? जैसे Mg इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेकिन जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसने इस कार्बन पर बढ़ाई उतनी इस कार्बन पर नहीं बढ़ा पाया। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस आपकी बढ़ गई है। तो इसे हम कहते हैं सोर्स एटम, यानी कि जिसकी वजह से इफेक्ट आया है। ये हमारा Mg यहां पर कौन है, सोर्स एटम। सोर्स एटम से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है इंडक्टिव इफेक्ट कम होता चला जाता है, और मैक्स टू मैक्स वो 2 से 3 कार्बन तक काम करता है, उसके बाद इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। सबसे वीक इफेक्ट है ये, जितने भी इफेक्ट आप पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। आप बताइए, आपका प्लस आई इस ऑक्सीजन की वजह से आ रहा है, लेकिन आप देखो सोर्स एटम के बीच में एक बॉन्ड ऑलरेडी आ चुका है। अब आप आगे जाओगे तो यहां से आपका आई इफेक्ट शुरू होने वाला है। सही बात है कि नहीं है? ये आपके जो सोर्स एटम है वो डायरेक्ट जाकर अल्काइल चेन पर जुड़ेंगे। मान लीजिए ये मेरी अल्काइल चेन है। क्या है? अल्काइल चेन। यहां से मैंने H हटाया तो देखो सीधा CH2 जुड़ेगा। यहां से मैंने H हटाया सीधा नाइट्रोजन जुड़ेगा। यहां से मैंने H हटाया सीधा ऑक्सीजन जुड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैं हटाऊंगा तो ये ऑक्सीजन सीधा जुड़ेगा ही नहीं। कौन जुड़ेगा? कार्बन। तो बीच में कोई एटम ग्रुप आ गए कि नहीं आ गए, जिसकी वजह से आपके सोर्स एटम की और डिस्टेंस बढ़ गई है। इसका मतलब इसका प्लस आई तो लगेगा, लेकिन बाकी वालों से प्लस आई क्या लगेगा? कम लगेगा। तो इसका प्लस आई इस वाले से भी कम है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो अब बहुत ही शानदार बात आती है। यहां पर अगर अपन बात करें एटम्स, ध्यान से सुनिएगा, पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और एक्सक्लूसिवली बोल रहा हूं, नहीं मिलेगा किसी के भी नोट्स में। साफ बोल रहा हूं क्योंकि इससे पहले बात बताई ही नहीं। खुल के बोलता हूं, जब बोलता हूं ना तो जिसको जानता चेक कर लेना। एटम्स विच आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, एटम्स विच आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। देन अगर अपन बात करना चाहें पर्टिकुलरली क्या, sp3 कार्बन। जो sp3 कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो प्लस आई दिखाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन बात करना चाहें, जैसे Mg आ गया, मेटल है, अभी देखा Mg का कैसा इफेक्ट था, प्लस आई। या फिर अगर अपन बात करना चाहें, आपके सामने सिलिकॉन आ गया, आज तक ये आए नहीं है, जिस दिन आएंगे क्वेश्चन नया होगा और हम अगले साल से पढ़ा रहे होंगे। Mg की अगर अपन बात करें तो मेटल है, कार्बन से ये कम है, तो देख Mg ने कैसा इफेक्ट लगाया है, प्लस आई। लगाया कि नहीं लगाई है? नेक्स्ट अगर अपन बात करें, कार्बन की जगह कार्बन का H हटाकर क्या लगा दूं, सिलिकॉन, तो आप जानते हैं डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो आपके sp3 कार्बन की n क्या होगी, ज्यादा, फिर से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस कर देगा। तो अगर आपके पास ऐसे कोई एटम जुड़े हुए हैं जिनकी En कार्बन से कम है, sp3 कार्बन से, कैसे इफेक्ट लगाते हुए दिखाई देंगे आपको, प्लस आई। क्लियर? नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो आपके पास एल्काइल ग्रुप्स आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप्स की बात यह है कि जब वो पर्टिकुलरली केटाइन पर जुड़ते हैं ना, जैसे कार्बोकेटाइन पर जुड़ गए। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये मेरे पास कार्बोकेटाइन है, क्या है, और मैंने यहां पर किसको जोड़ दिया है, इथाइल को। तो आप खुद बताइए, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, तो इनका ग्रुप नेचर तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पाया गया ना। तो आपके एल्काइल ग्रुप्स को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कहा गया है। कब? जब वो किसी आयन पर जाकर जुड़ जाते हैं, किसी और पर, खुद पर नहीं लगाते हैं। अगर मैं बोलूं कि बताइए इथेन में इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है, तो इथेन में तो इंडक्टिव इफेक्ट ही नहीं है, लेकिन इथेन का एच हटाकर किसी केटाइन पर लगाओगे वो वहां पर प्लस आई लगाएगा। जैसे अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, ये हमारे सामने COOH ग्रुप है, आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका H हटाकर मैंने क्या लगा दिया, मिथाइल। अब बताओ इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इस कार्बन का sp3, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पाएगा कि नहीं पाएगा? तो अल्काइल ग्रुप्स कई जगह पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पाए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि H को हटाकर अगर आपने अल्काइल ग्रुप लगा दिया तो प्लस आई लगाने लग जाएगा। यही कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में क्लियर होते ही नहीं है। ये आपका इथेन है, जी हां, मैंने H हटा दिया और H हटाकर क्या लगा दिया, मिथाइल। इंडक्टिव इफेक्ट जीरो, मिथाइल का इंडक्टिव इफेक्ट ही नहीं है। लेकिन हम तो चिल्ला रहे हैं साहब, क्या अल्काइल ग्रुप्स H प्लस आई प्लस आई प्लस आई, साफ कर जाएगा जब वो क्वेश्चन फ्रेमिंग करेगा। इफ इन इथेन H इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय मिथाइल ग्रुप, द इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप विल बी प्लस आई माइनस आई, एब्सेंस ऑफ
आई इफेक्ट, तो आई इफेक्ट होगा ही नहीं। तो जब हम एल्काइल ग्रुप का प्लस आई बोलते हैं ना, इसका मतलब वो जब किसी आयन पर कहीं और जाकर जुड़ते हैं तो नॉर्मली उनका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पाया गया है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? जब आप एनसीईआरटी से इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ेंगे तो आपको आखिरी की 3 से 4 लाइनों में एनसीईआरटी बात बोल के चला जाएगा। ठीक है, तो आपके अल्काइल ग्रुप्स का भी प्लस आई होता है। तो क्या सर सभी अल्काइल ग्रुप्स का प्लस आई सेम होता है? नहीं, जब भी आप अल्काइल ग्रुप्स में क्या कंपेयर करेंगे? प्लस आई, तो इसमें रूल चलता है आपका DBN। क्या चलता है? DBN। डी से आप देखेंगे डिस्टेंस को, किसको देखेंगे? डिस्टेंस को। बी से अगर अपन बात करना चाहें तो हम देखेंगे किसको? ब्रांचिंग को। क्लियर? और एन से अगर अपन बात करना चाहें तो देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। किसको देखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को इंडक्टिव इफेक्ट देखने के लिए। और ये प्रायोरिटी वाइज देखने हैं। सबसे पहले किसको देखना है? डिस्टेंस, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट इज हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स डिस्टेंस। सबसे ज्यादा अगर इंडक्टिव इफेक्ट किसी पर डिपेंड करता है तो वो डिस्टेंस है। आपने माइनस आई पढ़ा है, DNP, डिस्टेंस नंबर पावर, तो वहां पर भी डिस्टेंस सबसे आगे है। अल्काइल ग्रुप्स का प्लस आई DBN से पता चलता है। डिस्टेंस सबसे पहले देखेंगे, फिर क्या देखेंगे? ब्रांचिंग। ब्रांचिंग के बाद फिर क्या देखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। आइए मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। मान लीजिए आपके सामने एक मिथाइल ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप है, और आपसे पूछ रहा है दोस्त, दोनों में से प्लस आई किसका ज्यादा होगा? दोनों में से प्लस आई किसका ज्यादा होगा? तो देखिए यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो डिस्टेंस और ब्रांचिंग का कोई रोल ही, हम बताएंगे कि डिस्टेंस किसकी देखनी है? डिस्टेंस आपको ब्रांचिंग की देखनी है सोर्स एटम से। क्लियर? तो यहां पर कोई रोल नहीं है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिसाइड करेगा। तो बताइए प्लस आई किसका ज्यादा हो जाएगा? इथाइल ग्रुप का, एज कंपेयर टू योर मिथाइल ग्रुप। पहला पॉइंट ये कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आपसे कहना चाहूं, ध्यान से सुन लीजिए। आपके सामने दिया गया है एक नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप। क्या दिया गया है? नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप। और एक आपको दिया गया है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। क्या दिया गया है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अब आपसे पूछता है कि बताइए कौन से अल्काइल ग्रुप का प्लस आई ज्यादा होगा? तो आप बोलेंगे आइसोप्रोपाइल ग्रुप का प्लस आई ज्यादा होगा, क्योंकि सोर्स एटम पर देखिए, यानी कि की एटम, यहां पर ये कार्बन है, यहां पर भी ये क्या है? कार्बन। आप समझिए, यहां पर जो मिथाइल है यहां से प्लस आई लगा रहा होगा, और यहां पर ये मिथाइल आपने डायरेक्ट इसी के ऊपर जोड़ दिया है, तो ये मिथाइल खिसक कर कहां पर आ गया है? आगे आ गया है। और जितना इस वाले सोर्स एटम से जिसकी वैलेंसी फ्री है उसके नजदीक होगा प्लस आई, उतना ही ज्यादा लगाएगा। आगे बात समझ में? तो अगर अपन बात करना चाहें कि आपका ब्रांचिंग जैसे बढ़ रही होगी वैसे वैसे आपका इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ रहा होगा। जैसे ये आपका कौन सा एल्काइल ग्रुप है? इट इज 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप। कौन सा है? 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप आप लोगों के सामने है। लेकिन ये आपका कौन सा है? 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप है। यानी कि आप डिग्री से भी पहचान सकते हैं कि प्राइमरी अल्काइल ग्रुप से ज्यादा प्लस आई सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप्स लगाएंगे। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट अगर हम अपन बात करना चाहें, मान लीजिए हमारे सामने इस प्रकार से दिया गया है। बताइए कितने कार्बन एटम्स इसके अंदर आने वाले हैं? 4। नो डाउट अल्काइल ग्रुप कहीं जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, पर इससे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट आपका ये वाला ग्रुप दिखाएगा। आप देखिए, क्या आपने इसमें ब्रांचिंग कर दी है? जी हां। इसके चारों कार्बन किस में थे? स्टेट चेन में। पर इसमें क्या कर दिया है? ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग के बढ़ने से आपका प्लस आई बढ़ेगा। क्लियर? अब आप फिर फंस जाएंगे। आप जहां जुगाड़ लगाएंगे एग्जामिनर वही आपका हाथ पकड़ लेगा। आप क्या पढ़कर आए? प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज्यादा टर्सरी। आजा दोनों प्राइमरी है, कहता कंपेयर करके दिखा। तो जब कॉन्सेप्चुअली उतरेगा ना तो अपने को धर लेगा कहीं ना कहीं कि अब नहीं बच सकता है तू। आए हुए क्वेश्चन में तो बच जाएगा क्योंकि उसने वैसा पूछा ही नहीं होगा। अब अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए हमने इसको और आगे खिसका दिया है। अगर और आगे खिसका दिया है तो देखो ये आपके सामने हो जाएगी दोस्तों। इसमें भी ब्रांचिंग है और इसमें भी ब्रांचिंग है, लेकिन आपको ब्रांचिंग की डिस्टेंस देखनी है किससे? सोर्स एटम से। ये कार्बन नंबर 1 तो 2 पर है ब्रांचिंग, और यहां पर आपके सोर्स एटम की तरफ ही खिसक कर आ गई है कौन? ब्रांचिंग। आगे बात समझ में? तो जो सोर्स एटम है उस पर जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होंगे उसका प्लस आई उतना ही ज्यादा। तो देखो आप ब्रांचिंग की डिस्टेंस देखो, यहां से एक कदम दूर है और यहां पर उसी के ऊपर आ गया है।
नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो आपके सामने ये ग्रुप आ गया है टर्सरी ब्यूटाइल, और आप देखेंगे इसमें तो सोर्स एटम पर ब्रांचिंग और भी ज्यादा बढ़ गई है। क्लियर? तो आप बताइए, इससे ज्यादा प्लस आई इसका, इससे ज्यादा प्लस आई इसका, और इससे ज्यादा प्लस आई इसका। तो नॉर्मली हम इसको ऐसे भी कह देते हैं 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप से प्लस आई किसका ज्यादा होगा? 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप का। 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप से किसका होगा? 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप। क्या हम 1 डिग्री में भी कंपेयर कर सकते हैं? जी हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मली आपके अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पाए गए हैं। क्लियर? इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा ही प्लस आई उनका लगेगा। जब भी बातें होती हैं इन जनरल होती है, आप जानते हैं एच को हटाकर जो लगाओगे वो बताएगा कैसा इफेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट और लास्ट आपके जो प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं दोस्तों, वो होते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। कौन होते हैं? आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं उनका भी इंडक्टिव इफेक्ट माना गया है। जैसे आपके टी का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज्यादा मिलेगा किससे? डी से। और डी का ज्यादा मिलेगा किससे? एच से। क्योंकि एच को तो आपने रेफरेंस एटम माना है। जब भी आपको किसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं, जैसे फिजिक्स में आप अर्थ को रेफरेंस मानते हैं, तो उसकी स्पीड क्या मान लेते हैं? 0 कि रेस्ट पर है। अब इसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे इसकी स्पीड क्या है। तो हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 यकीन मानिए हमने माना हुआ है कि हाइड्रोजन है तो कोई इंडक्टिव इफेक्ट वहां पर नहीं होगा। तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में आपका ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम्स का नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पाया गया है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? और इनडायरेक्टली ना आपने प्लस आई का पावर भी कंपेयर कर लिया है। जैसे ये आपके कंपैरिजन में कभी आएंगे नहीं। अगर आपको कभी भी प्लस आई का कंपैरिजन करना हो तो सबसे ज्यादा प्लस आई एनाइंस का होगा, उसके बाद आपके एल्काइल ग्रुप्स का होगा, और उसके बाद आपके आइसोटोप्स का होगा हाइड्रोजन के। तो नॉर्मली ये आपके वो ग्रुप्स हैं जो प्लस आई इफेक्ट लगाते हुए नजर आते हैं। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? यानी कि अगर अपन बात करना चाहें ऑर्डर ऑफ प्लस आई का, क्या ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, आप बताइए प्लस आई वाले इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं तो सबसे ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एनायंस पाए गए हैं। तो सबसे ज्यादा किसका लगेगा? एनायंस का प्लस आई लगता है। उसके बाद किसका लगता है? एल्काइल ग्रुप्स का आपका प्लस आई लगता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद किसका लगता हुआ आएगा? आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। किसकी बात करना चाहें? आइसोटोप्स ऑफ एच। यानी कि अगर आप एक सीरीज बनाने की कोशिश करें तो सबसे ज्यादा प्लस आई किसका लगेगा? आपके इस वाले एनायन का। एनायंस में हम ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं। उसके बाद कौन सा एनायन आएगा बताइए? आपका NH माइनस। उसके बाद कौन आएगा बताइए? O माइनस। उसके बाद COO माइनस। आप बताइए ये सारे एनायन आ गए कि नहीं आ गए? एनायंस में कैसे कंपेयर करना है पहले बता दिए, एन के बेसिस पर लेस एन मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब अगर अपन बात करना चाहें एल्काइल ग्रुप्स में, जैसे इन जनरल अगर अपन बात करें, आप बताओ आपके टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप का प्लस आई क्या रहेगा? ज्यादा। किसके कंपैरिजन में? आपके सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप के कंपैरिजन में। और आपके सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप का प्लस आई क्या रहेगा? ज्यादा। किसके कंपैरिजन में? आपके आइसोब्यूटाइल ग्रुप के कंपैरिजन में। आपके आइसोब्यूटाइल ग्रुप का प्लस आई क्या रहेगा? ज्यादा। किसके कंपैरिजन में? आपके एन ब्यूटाइल ग्रुप के कंपैरिजन में। क्लियर? और आपका इसका ज्यादा रहेगा किससे? इथाइल से। और इथाइल का ज्यादा रहेगा किससे? मिथाइल से। और मिथाइल का ज्यादा रहेगा किससे? टी से। टी सिक का ज्यादा रहेगा किससे? डी से। और एच तो हमने रेफरेंस माना हुआ ही है। तो ये आपके सामने निकल कर आ जाता है किसका ऑर्डर? इन जर्नल प्लस आई का ऑर्डर आप लोगों के सामने निकल कर आ जाता है। मैंने वही पैटर्न फॉलो किया है, सबसे आगे एनायंस, उसके बाद एल्काइल ग्रुप्स, और उसके बाद आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? तो ये बातें इन जर्नल हैं, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। प्लस आई का ऑर्डर इसी में आके फिक्स हो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं खुद आपको जब अपना क्वेश्चन बैंक शेयर करूंगा तो इससे वो नहीं बन रहे होंगे। किससे बन रहे होंगे? आपके इस वाले पॉइंट से, डिस्टेंस, उसके बाद ब्रांचिंग, और उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। प्लस आई ऑफ अल्काइल ग्रुप्स देखना है तो DBN को फॉलो करना पड़ेगा, डिस्टेंस, ब्रांचिंग, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और इसी प्रायोरिटी में फॉलो करना है। सबसे पहले डिस्टेंस देखना है, फिर ब्रांचिंग देखना है, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखना है। जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे दोस्तों। आप एनसीईआरटी से जाके बिंदास इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि आपको बेटर क्लैरिटी आएगी कि जिन बातों को केवल आपने अंडरलाइन किया था
वो आपको कभी चमकी ही नहीं, या जिस तरीके से उनको समझना था हमने कभी समझा ही नहीं। कोई है जिसके पास +1 एनसीईआरटी है? गलती से कोई लेकर आ गया हो? ऐसी गलती तो हम गलती से भी नहीं करते हैं। आप बाकी चीजें देख देख के पढ़ाते हो, तो ये भी देख के बता दो हमको। पढ़ाना पड़ता है भाई, मेरी एक गलती कोई माफ नहीं करेगा, और मेरी एक गलती काफी लोगों पर भारी पड़ सकती है। कोई गलती से कॉपी कर गया तो मैं तो अगली साल सुधार लूंगा, पर उसके पास जब तक अपडेटेड नोट्स नहीं पहुंचेंगे, वो तो बेचारा वही पढ़ा रहा है ना, तो फिर वो बाद में मुझे अपशब्द कहेगा कि टाइम से बताया कर। जल्दी जल्दी नोट करेंगे भाई। सारे इफेक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे हैं एनसीईआरटी ने, बट बहुत ही लिमिटेड लिखे हैं। मैं इंडक्टिव इफेक्ट आपको पढ़ के सुनाता हूं, एनसीईआरटी साहब लिखते रहिए। When a covalent bond is formed between atoms of different electron negativity, the electron density is more towards the more electronegative atom of the bond. Such a shift of electron density results in polar covalent bond. Bond polarity leads various electronic effects in organic compounds. अगर मैं बात करना चाहूं डेफिनेशन की, आगे बता रहा है पूरा एग्जांपल से, सच पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड कॉज्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड इज रेफर्ड एज द इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे बेहतरीन अगर डेफिनेशन इंडक्टिव इफेक्ट की किसी ने लिखी है ना, तो वो है एनसीईआरटी। बहुत सारी अच्छी किताबों से बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी ने समझाया कि देख, जो तू सोच रहा है वो इंडक्टिव नहीं है, ये है इंडक्टिव। ये जो आपको डेफिनेशन पढ़ाई है ना, ये एनसीईआरटी की ही है। आखिरी की कुछ लाइनों में बात भी करता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, किसके रिस्पेक्ट में? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। हेलोजेंस एंड मेनी अदर ग्रुप सच एज NO2, CN, COOH, ईस्टर, OR, या फिर अगर अपन बात करना चाहें, other groups are electron withdrawing groups. On the other hand, the alkyl groups like methyl, ethyl are usually considered as electron donating groups. Are usually considered. इतनी क्लियरिटी है उसको लिखने वाले को कि मैं जानता हूं, लेकिन हम क्या लिख देते हैं? प्लस आई वाले बताओ एनायंस एल्काइल ग्रुप्स, प्लस आई वाले बताओ एल्काइल एनायंस। बच्चा खुशियां मनाता हुआ जाता है कि गजब की क्लियरिटी आ गई, पहले डाउट ही नहीं था। आएगा डाउट पेपर आने के बाद, क्योंकि जो एनसीईआरटी चीजें यूजुअली लिख रही है आप उसको परमानेंट मान बैठे हैं। सुलटा दिया है क्या? प्लस आई का कंपैरिजन कर पाएंगे हम? सबसे ज्यादा एनायंस, एनायंस में कंपेयर ऑलरेडी आपके सामने करके दिखाया। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें तो एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स में डिस्टेंस, ब्रांचिंग, नंबर समझाने की कोशिश की, नंबर ऑफ कार्बन एटम से फर्क पड़ता है। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें ब्रांचिंग से फर्क पड़ता है, और ब्रांचिंग की सोर्स एटम से डिस्टेंस क्या है उससे भी फर्क पड़ता है। यानी कि जिस एटम की वैलेंसी फ्री है, ब्रांचिंग उस पर जितनी ज्यादा होगी, प्लस आई उसका उतना ही ज्यादा होगा। अगर उससे पीछे आपका अल्काइल ग्रुप खुसकता गया तो प्लस आई कम होता चला जाएगा। इन जनरल आप बात कर सकते हो कि आपके टर्सरी अल्काइल ग्रुप्स का प्लस आई ज्यादा होता है एज कंपेयर टू योर सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप्स, एंड सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप्स का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू योर प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स। लेकिन किसी दिन आपको प्राइमरी प्राइमरी में भी बातें करनी पड़ सकती है, तो हम तैयार हैं, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सुलटा दिया है क्या? यानी कि किसी का प्लस आई लगेगा कि किसी का माइनस आई लगेगा, वो डिपेंड करता है कि उसकी EnSp3 कार्बन से ज्यादा है या कम है। जरूरी नहीं वो हमेशा sp3 कार्बन की बात करे। कई बार आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे कि अगर बेंजीन से H हटाकर NO2 लगा दिया जाए तो बताइए NO2 का बेंजीन पर कैसा आई इफेक्ट लगेगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा तो माइनस आई, और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा तो प्लस आई। सिंपल सी बात है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? आइए इसी तरीके से हम बात करते हैं किसकी? माइनस आई इफेक्ट की। मैं आपको बता दूं, आज तक प्लस आई पर क्वेश्चन नहीं पूछा, इसलिए इसके ऑर्डर को इतनी इज्जत दी नहीं जाती है। माइनस आई पर क्वेश्चन आ गया है तो उसको याद करने का एक तरीका भी बना लिया गया है। आइए हम बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट। किसकी बात करेंगे?
माइनस आई इफेक्ट की अगर अपन बात करना चाहें तो जो प्लस आई नहीं दिखाते वो क्या दिखाएंगे? माइनस आई। सिंपल सी बात है। जिनका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है उनका कैसा रहेगा? विड्रॉइंग। तो अगर हम चीजों को जर्नलाइज करें, मैं कह रहा हूं जर्नलाइज करें, जैसे हम बोल देते हैं इन जनरल डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, बट हमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। हम इन जनरल बात कर रहे हैं। तो इन जनरल आपके प्लस आई वाले ग्रुप बताओ कौन कौन निकल कर आए? प्लस आई वाले ग्रुप बताओ कौन कौन? सबसे पहले एनायंस। क्या सभी एनायंस? नहीं, लेकिन अपने पास आएगा प्लस आई ही लगाएगा। दूसरा अगर अपन बात करना चाहें, वो ऐसे एटम जो आपके कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, जैसे कि Mg हो गया, जैसे कि सिलिकॉन हो गया। सही बात है कि नहीं है? उसके बाद अगर अपन बात करें एल्काइल ग्रुप्स और आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन्स, इनके कैसे इफेक्ट होते हैं? प्लस आई। इनको छोड़ दोगे तो बाकी का कैसा हो गया? माइनस आई। अगर कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, एनायन नहीं है, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन नहीं है, या फिर अगर अपन बात करना चाहें Mg या सिलिकॉन जैसा ग्रुप नहीं है, तो उस केस में आप कह सकते हैं कि उसका कैसा लगेगा? माइनस आई। क्लियर? तो हम माइनस आई का ऑर्डर भी लिखते हुए चलेंगे और माइनस आई को समझते हुए भी चलेंगे। ठीक है? तो माइनस आई वाले हमने पहचान लिए। जो प्लस आई नहीं लगाएगा वो कैसा लगाएगा? माइनस आई। माइनस आई में ऑर्डर जब आप बात करोगे ना, तो माइनस आई सबसे ज्यादा आपका किसका मिलेगा? केटाइंस का। केटाइंस का मतलब जिसमें की एटम पर पॉजिटिव चार्ज होगा ना दोस्त, उसका माइनस आई गजब का लगेगा। क्योंकि आप जानते हैं अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो ईएन ड्रास्टिकली बढ़ेगी, और ड्रास्टिकली बढ़ेगी तो जब उसको अल्काइल चेन पर जोड़ोगे गजब के इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करता हुआ आपको नजर आएगा। तो सबसे ज्यादा उनका रहेगा जिनका कैसा रहेगा? फुल पॉजिटिव। फुल पॉजिटिव के बाद अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे पास आएंगे ऐसे जिन पर कैसा रहेगा? पार्शियल पॉजिटिव। कैसा रहेगा? पार्शियल पॉजिटिव वाले। पार्शियल पॉजिटिव वालों के बाद आएंगे आपके सिंगल एटम्स। कौन आएंगे? सिंगल एटम्स। सिंगल एटम्स अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे लिए होते हैं हैलोजेंस। कौन होते हैं? हैलोजेंस हमारे सामने रहने वाले हैं। ठीक है? उसके बाद अगर अपन बात करें तो लास्ट में जो बच गए दूसरे वाले सारे, इनके बाद यहां पर आपको दिखाई देने लगेंगे। इस ऑर्डर को हम फॉलो करने वाले हैं। जैसे मैं सीरीज लिखूं उससे पहले कुछ क्वेश्चंस को हम कर लें तो आपको बेटर क्लियरिटी आएगी। चलिए सर कंपेयर करते हैं। मान लीजिए मेरे पास दिया गया है कुछ इस प्रकार का ग्रुप, सभी के पेन अप डाउन होने चाहिए। सभी के पेन यहां पर डाउन होने चाहिए। यहां पर है नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, ये कंपाउंड नंबर 1 है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हमारे पास है NO2। कौन है? NO2। इस प्रकार से लिखेंगे NO2 को। तो आप जानते हैं देयर इज पोलैरिटी पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड में क्या है? पोलैरिटी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया है, मान लेते हैं फ्लोरीन। क्लियर? बहुत ही फेमस ऑर्डर है ये। अगर हम इनमें इनका माइनस आई कंपेयर करें तो आप बताइए, यहां पर आपको पूरे ग्रुप को नहीं देखना है कि एटम पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो ये केटाइन की कैटेगरी में आ गया। यहां पर बताइए आपके की एटम पर कैसा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव। पक्का? जी हां। और यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि आगे सिंगल एटम्स में। तो सबसे ज्यादा माइनस आई किसका रहेगा? फर्स्ट का, उसके बाद सेकेंड का, और उसके बाद थर्ड का। टेक्निकली ऐसे कंपेयर किए जाते हैं। आगे अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए हमारे सामने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ गया है। यहां पर दिया गया है नाइट्रोजन के ऊपर HHH और कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें फिर से हमारे सामने कौन आ गया है? NO2। कैसा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव। ये है नंबर 1, ये है नंबर 2। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हमारे सामने आ गया है कौन? CN। कौन आ गया है? CN। आप जानते हैं CN में देयर इज पार्शियल पॉजिटिव एंड देयर इज पार्शियल नेगेटिव। ये हमारे सामने कौन सा रहेगा? थर्ड। क्लियर? उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए हमारे सामने आ गया है कौन? OH नंबर 4, और उसके बाद आ गया हमारे सामने ब्रोमीन। क्लियर? तो किस प्रकार की बातें हम यहां पर करेंगे? नंबर 5। आगे बात समझ में? चलिए देखिए, सबसे पहले पहचानिए यहां पर आपके की एटम पर कैसा चार्ज है? फुल प्लस, केटाइन है ये। तो यहां पर आपके की एटम पर कैसा चार्ज है? पार्शियल प्लस। पक्का? यहां पर भी आपके की एटम पर कैसा चार्ज है? पार्शियल प्लस। यहां पर ऐसा कोई पार्शियल नहीं है, और ये कैसा है? सिंगल। इनफैक्ट यहां पर जब आप देखोगे तो ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव मिलेगा आपको। कैसा मिलेगा?
पार्शियली नेगेटिव। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा कि नहीं करेगा? ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की पोलैरिटी की वजह से इस पर कैसा डेवलप होगा? पार्शियल नेगेटिव। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट अब हम कंपैरिजन करेंगे। बताइए सबसे ज्यादा माइनस आई आपके हिसाब से किसका होना चाहिए? सबसे ज्यादा माइनस आई फर्स्ट का होना चाहिए। नाइट्रोजन की जबरदस्त इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद बताइए नाउ देयर इज पार्शियल पॉजिटिव, देयर इज पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर? कुछ लोग फोर्थ बोल रहे हैं, भाई मेरे ऊपर ऑर्डर भी नहीं देखा तुमने, तो ऊपर आंसर बताने का तरीका लिखा गया है, उसके बावजूद भी आपने ध्यान नहीं दिया। बताऊंगा वो फोर्थ क्यों बोल रहे हैं, अभी अपन बात करेंगे। इस पर कैसा है? पार्शियल पॉजिटिव। इस पर भी कैसा है? पार्शियल पॉजिटिव। नो द पार्शियल पॉजिटिव फैक्टर इज कॉमन। पार्शियल पॉजिटिव फैक्टर इज कॉमन। आप बताइए इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? अब हम की एटम की हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे sp2, और यहां पर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp। पक्का? मैंने आपको मॉडिफाइड यानी इसीलिए दिन के पढ़ाई थी, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक बात घर कर चुकी होती है, sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। कौन सा नाइट्रोजन? sp3। और यहां तो आपको ये देखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि फुल पॉजिटिव लेकर बैठा है। तो इन दोनों में से अभी भी इसी नाइट्रोजन की एन क्या है? ज्यादा। तो बताइए सेकंड और थर्ड में से किसका माइनस आई ज्यादा रहेगा? सेकंड का। और उसके बाद थर्ड का। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? आइए दोस्तों, इन दोनों में अगर अपन अपने जुगाड़ से बात करना चाहें तो क्या इस पर फुल पॉजिटिव है की एटम पर? जी नहीं। क्या इस की एटम पर फुल पॉजिटिव है? जी नहीं। क्या इस की एटम पर अगर अपन बात करें पार्शियल पॉजिटिव है? जी नहीं। तो इनसे पहले आपके सिंगल एटम्स आ जाएंगे, दैट इज हेलोजन्स। कौन आ जाएंगे? सिंगल एटम्स, दैट इज हेलोजन्स। तो बताइए अगर आंसर दूं तो फिर कौन सा आना चाहिए आपका? फिफ्थ। और सबसे पीछे कौन सा जाएगा आपका? फोर्थ। लेकिन इस बात को आपका मन मानेगा नहीं कि सर ये आपने क्या कर दिया। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो ब्रोमीन से ज्यादा होती है। मैं इस बात से सहमत हूं। योर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू योर ब्रोमीन। तो इस प्रकार से तो आपका ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था किससे? नाइट्रोजन से। पर यहां आपको कोई आपत्ति नहीं है। नहीं नहीं सर कैसी बात कर रहे हो, नाइट्रोजन पर तो पॉजिटिव आ गया है, नाइट्रोजन पर तो। मैंने तो आपको यह भी कहा था कि आपका कौन सा नाइट्रोजन ऑक्सीजन को ओवरटेक करता है? sp। बोला कि नहीं बोला मैंने? अगर मैं मॉडिफाइड ईएन की बात करूं, एक नाइट्रोजन sp है और एक ऑक्सीजन sp3 है। एक नाइट्रोजन sp है और एक ऑक्सीजन sp2 है। क्लियर? बताओ कौन ओवरटेक करके जाएगा? आपका ये ओवरटेक करेगा। और इसमें ये अगर एक नाइट्रोजन sp2 है और एक ऑक्सीजन sp3 है तो फिर से ओवरटेक कर लेगा क्या? तो आपने तो इसको आगे रखा हुआ है। नहीं नहीं सर कैसी बात कर रहे हो, दिख नहीं रहा आपको? पार्शियल पॉजिटिव की वजह से ईएन मॉडिफाई हो गई है। क्योंकि पहले आप वो जब मैंने लिखवाया था ना, तो आप देखो लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, उसमें पार्शियल का कोई रोल ही। अब इस पर हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ पार्शियल पॉजिटिव आया, दो ने बूस्ट दिया इसको ईएन के अंदर, और वहां पर वो नहीं मिल रहा है। इधर देखिए मेरे भाई, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव डेवलप हो चुका है, और यहां पर आपके ब्रोमीन पर ऐसा कुछ भी डेवलप नहीं हुआ। तो ये अब ऑक्सीजन नहीं OH है। तू जो कंपैरिजन कर रहा है वो एलिमेंटल फॉर्म में कर रहा है, और ये ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है। अगर तुम मुझसे पूछे कि बताओ सर ऑक्सीजन और ब्रोमीन में से किसकी ईएन ज्यादा, आई विल से ऑक्सीजन। एलिमेंटल फॉर्म में बात कर रहा है, बट नाउ द ईएन हैज बीन मॉडिफाइड। मॉडिफाई हो चुकी है आपकी ईएन। तो हमें ऐसी बातें ना करें तो ही बेटर है। क्लियर? तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी जो सीरीज आपने बनाई है वो बनाई कहां से है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें किस तरीके की बातें हो सकती है, जैसे एक आपके सामने नाइट्रोजन इस प्रकार से आ जाए, किससे चार्ज बना हुआ, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें, नाइट्रोजन हमारे सामने इस प्रकार से आ जाए, अभी भी इसके ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। फिर अगर अपन बात करना चाहें, नाइट्रोजन हमारे पास इस प्रकार से आ जाए और कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। आप बता सकते हो कहां पर इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर सबसे ज्यादा रहेगी? अभी आपके आप माइनस आई की सीरीज में नहीं है, गायब मिलेगा। लेकिन आपको पहचानना आना चाहिए। फुल प्लस फुल प्लस फुल प्लस, कॉमन
हाइब्रिडाइजेशन फेंक दे, क्या है sp, हाइब्रिडाइजेशन sp2 और हाइब्रिडाइजेशन sp3, मॉडिफाई हो चुकी है en। इसका मतलब ये वाला नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है एज कंपेयर टू दिस एंड कंपेयर टू दिस। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो इस तरीके से कंपेयर किया जाता है माइनस आई को। कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं है। अगर कोई ट्रेंड है तो जैसे मुझे पता है ये बार बार आते हैं, मैं ऑर्डर अभी मैं भी लिखवाऊंगा, लेकिन उस पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है आपको। आप पहचानिए सबसे आगे कौन आएंगे आपके केटायंस, फिर पार्शियल पॉजिटिव। मान लो केटाइन दोनों बन गए या पार्शियल पॉजिटिव दोनों बन गए, तो फिर आप ईएन की मदद लेने लग जाइए। किसकी मदद लेने लग जाइए? ईएन की मदद लेने लग जाइए। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी लिखेंगे। जैसे यहां तक के क्वेश्चन आपकी उस सीरीज में फिट हो रहे होंगे, ये नहीं फिट हो रहा होगा। ऐसे बहुत सारे आएंगे जो फिट ही नहीं होंगे। तो जो सीरीज बनाई गई वो इन जर्नल की, अगर ये ग्रुप लें तो ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो। अगर उसमें से आ गए तो ओके है, नहीं आए तो हम सुलट गए। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं? पक्का? तो आप जो ऑर्डर एक सीरीज लिखना चाहते हैं वो बिल्कुल हम लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको टेक्निकली ऐसे कंपेयर करते हुए चलना है और मैं सारी बातें यहीं से ही करता हुआ चलूंगा। और आपको सबसे ज्यादा मार्क देंगे सिंगल एटम, दैट इज हेलोजेंस। जैसे यहां पर OH और Br में आपको दिया, ये तो ठीक है OH और Br दिया, OH और आयोडीन दे देता तो एकदम साफ मिलते हम, क्योंकि आयोडीन की तो EN और B कम है। लेकिन मैं जब पेपर में दूंगा तो OH और फ्लोरीन दूंगा, तो बच्चा कितना भी गलत सोचे लाएगा तो फ्लोरीन को आ गई। तो वो कॉन्फिडेंट है कि मेरे तो क्वेश्चन हो रहे हैं, तेरे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ठीक हो नहीं रहे। अगर ठीक हो रहे हैं तो भी ठीक करवाए जा रहे हैं, और गलत हो रहे हैं तो भी गलत करवाए जा रहे हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, और मेरी कोशिश गलत करवाने पर रहेगी हमेशा, ध्यान रखिए इस बात को। आइए अगर अपन कंपैरिजन की बातें करना चाहें, किसकी बातें करना चाहें? कंपैरिजन की। तो ये हमारे सामने मान लीजिए आर, आर का मतलब समझ गए ना, एल्काइल ग्रुप। ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो कैसा चार्ज ले बैठता है? पॉजिटिव। तो यहां पर आपके सामने ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने है NR3+।
आपको इस सीरीज पर नहीं ध्यान देना है, आपको तो ये सोचना है इन दोनों में कंपेयर करना है। भूल जाओ, आप तो सीरीज बना रहे हैं, अपन तो क्वेश्चन कर रहे हैं वन बाय वन। अगर मैं इन दोनों का माइनस आई कंपेयर करूं तो आप क्या कंपेयर करवा सकते हैं? जी हाँ सर। आइए सबसे पहले देखो सर, पॉजिटिव पॉजिटिव तो दोनों पर ही है, तो पॉजिटिव की वजह से दोनों को ईएन में एक जैसा ही बूस्ट मिला हुआ है। क्या मैं सही कह रहा हूं? दोनों को एक एक डोज मिली हुई है प्लस की। फिर आप आइए आगे आइए, अगर प्लस प्लस कॉमन हो गया है तो ये की एटम कौन है आपका? ऑक्सीजन। और ये की एटम कौन है आपका? नाइट्रोजन। की एटम को देखो अब है कौन आइडेंटिटी, तो आप बताओ अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कंपेयर करें तो किसकी ईएन ज्यादा होनी चाहिए? तो अगर बड़ी होगी तो ऑक्सीजन की ज्यादा बड़ी होगी, और घटी होगी तो भी सॉरी नाइट्रोजन की बड़ी होगी तो कम, क्योंकि ऑलरेडी एक लेवल ऊपर है। ठीक है, तो प्लस प्लस कॉमन हो गया तो हमने की एटम को पहचाना और कंपैरिजन कर दिया कि इन दोनों में से आपका माइनस आई इसका ज्यादा है। आगे बढ़ सकता हूं? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें, आपको कंपेयर करना है इसमें। बहुत सारे बच्चे कंपैरिजन कर लेते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन सुन लेते हैं उनको, पर पता ही नहीं होता कि इसमें कंफ्यूजन क्या है। अगर मैं इन दोनों में बात करना चाहूं दोस्त ध्यान से सुनिए, तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव कॉमन है कि नहीं है? पॉजिटिव पॉजिटिव कॉमन है कि नहीं है? पक्का? जी हाँ। फिर एटम को देखो, एटम भी क्या हो गए? से। टेक्निकली थ्योरिटिकली अगर हम सोचे ना तो माइनस आई उसका ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन माइनस आई ज्यादा निकलेगा इसका। पहले हम इस आंसर की बात कर ले, पहले हमें यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आना चाहिए था, ये चीज हमारे लिए सरप्राइजिंग होनी चाहिए थी। आधी से ज्यादा जनता समझ नहीं पाती है कि इसमें ऐसी क्या बात है जो आप इसकी एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहे हो। केमिस्ट्री में एक्सप्लेनेशन वहां दी जाती है जहां हम जैसा सोचते हैं उससे उल्टा आ जाता है। यहां पर ऐसा होना चाहिए था। कैसे सर? समझाइए। देखिए अगर अपन बात करना चाहें तो आप इसमें बोल रहे हो क्या? NR3, आर को एक बार CH3 ले लू मैं, लीजिए। तो मैंने यहां पर एक बार ले लिया है कौन? CH3। पक्का? इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या कह रहे हो कि जब इस ग्रुप को कहीं पर जाकर जोड़ोगे तो ये ग्रुप इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? विड्रॉ करेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? आइए आप थोड़े से ड्रॉप पर बच्चे हैं तो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं है? यहां पर कौन है? CH2, और यहां से H हटाकर आपने जोड़ दिया है CHNH, मतलब ये आपका NR3 पॉजिटिव जोड़ दिया है। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका नाइट्रोजन है इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? विड्रॉ। और जब ये विड्रॉ करेगा तो आप जानते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो एक तो आपका NR3 प्लस लगे और एक सारे R हटाकर क्या लगा दे? H। तो ये टेक्निकली यहां से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेंगे जिस पर जाकर जुड़ेंगे। तो इसको इलेक्ट्रॉन्स कम विड्रॉ करने चाहिए थे, बल्कि इसने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए? ज्यादा विड्रॉ किए। किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। सर सबसे पहले आप हमें एक बात बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसको कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने चाहिए थे? कौन से बॉन्ड के थ्रू? इस बॉन्ड के थ्रू। और इसको ज्यादा करने, मतलब इसको ज्यादा करने चाहिए थे और इसको कम। तो इसको कम क्यों करने चाहिए थे मैं आपको बताता हूं, आप समझिए। यहां पर अगर अपन बात करें तो ये आपका कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? कौन सा है? और आप जानते हैं एल्काइल ग्रुप्स का भी पढ़ा है, कैसा नेचर होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो ये आपके एल्काइल ग्रुप्स इसको इलेक्ट्रॉन्स देते हैं कि नहीं देते? अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन्स देते तो आप जानते हैं अगर इसको इधर से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो दूसरी साइड से कम विड्रॉ करता है। सही बात है कि नहीं है? भाई नाइट्रोजन पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा, लेकिन यहां पर जो आपने लगाए हैं वो लगाए हैं हाइड्रोजन जो कि है नील बटे, तो इसको यहां से इलेक्ट्रॉन तो मिल ही नहीं रहे, तो जाहिर सी बात है सारे इधर से खींचेगा। तो इसका ज्यादा होना चाहिए था, क्लियर, और इसका कम, लेकिन उल्टा मिला। अब मतलब एक्सप्लेनेशन काम आएगी कि जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं मिला। इनफैक्ट इन ग्रुप्स ने कुछ अलग ही केस करके दिखा दिया है, और वो केस क्या रहा आप जानते हैं? ये बल्कि ग्रुप्स हैं। कैसे हैं? बल्कि ग्रुप्स हैं। और अगर बल्कि ग्रुप्स हैं तो अगर मैं बात करना चाहूं इन दोनों के बीच का एंगल अगर मैं मान लू क्या है? θ1, और इन दोनों के बीच का एंगल अगर मैं मान लू θ2, तो आप बताइए θ1 एंड θ2 में क्या कंपैरिजन बोलोगे आप बोलोगे क्या θ1 इज ग्रेटर देन θ2? तो बल्कि ग्रुप्स के आने से एंगल बढ़ गया है, और एंगल बढ़ गया है तो आप जानते हैं सेंट्रल एटम की आपने ईएन बढ़ा दी है। अगर ईएन बढ़ा दी है तो अब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ कर रहा होगा, जैसा हम सोच रहे थे उससे ज्यादा। तो क्या सर मैं ये एक्सप्लेनेशन ढंग से याद कर लूं? नहीं, ध्यान सुन, एक्सप्लेनेशन तेरे से नहीं पूछेगा, रिजल्ट पूछेगा। क्या पूछेगा? रिजल्ट। अगर आपके सेकंड पीरियड एटम पर, सभी ध्यान देंगे इस बार,
सेकेंड पीरियड एटम पर, सेकेंड पीरियड एटम पर H हटाकर क्या लगा दिए जाए, R, एटम मस्ट बी सेम, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। सेकेंड पीरियड एटम पर H हटाकर क्या लगा दिए जाए, R, तो उल्टा हो जाता है। हमें लग रहा था इसका माइनस आई कम होना चाहिए था, क्योंकि इसको तो अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, बल्कि इसका माइनस आई बढ़ जाता है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि सेकेंड पीरियड एटम पर H हटाकर R लगाओगे तो माइनस आई बढ़ जाएगा। मैं एक बात पर और ध्यान देने के लिए कह रहा हूं कि ये बात केवल और केवल सेकेंड पीरियड के लिए है, ये बात थर्ड पीरियड के लिए है ही नहीं मेरे भाई। नाप देगा जिस दिन ढंग से क्वेश्चन बनाया, आपको नहीं, बताने वालों को। जैसे यहां पर आपके सामने आ गया PH3+, अब बच्चे ने तो देख लिया, अब ये सेकेंड पीरियड का है कि थर्ड पीरियड का, तो आपका माइनस आई उसी का ही ज्यादा है, इसका माइनस आई कम है। अब नहीं बढ़ेगा सर एंगल, जनता जानती नहीं एंगल कब बढ़ता और कब नहीं, आधा आधा पड़ा हुआ है भाई। अगर आपने आईओसी ढंग से पढ़ी है ना, तो ये सेकेंड पीरियड एटम है स्मॉल इन साइज, दिस इज सेकेंड पीरियड एटम स्मॉल इन, पर ये थर्ड पीरियड का इसको कद्दू फर्क लार्ज इन साइज है। तो इस पर बल्कि ग्रुप आ भी जाएंगे तो कोई फर्क, तो ये जो पॉइंट बताया है दिस इज वैलिड ओनली फॉर सेकेंड पीरियड, इसको हर जगह अप्लाई ना करें, और वो भी तब जब आपका सेकेंड पीरियड sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। कैसा हो, sp3। बताइए नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन, बताइए नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन। सर sp2 में क्या दिक्कत है, sp2 में ऑलरेडी बॉन्ड एंगल 120 का होता है, तो रिपल्सन की कोई मतलब ही, यहां दिक्कत देते हैं बल्कि ग्रुप्स। तो जब आपका sp2 हो जाएगा ना ये, तो कद्दू फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर मेरे भाई। तो अगर सेकेंड पीरियड का एटम है sp3 है, H हटाकर क्या लगा दोगे, R, तो आपका घटने की बजाय बढ़ा देगा उसका माइनस आई। आइए अब हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि जी हां इसका माइनस आई क्या रहेगा, ज्यादा। आप भी जानते हो इसको, सभी लोग समझाते हैं, लेकिन बच्चा सोच रहा होता है कि क्यों चिल्ला रहा है, ऐसा क्या है जो यहां पर इसको चिल्लाने की जरूरत पड़ गई है। पहले आप समझिए, ऑर्डर इधर मिलना चाहिए था, लेकिन ऑर्डर ये मिला, यहां पर जैसा सोचा था वैसा ही मिला, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन यहां उल्टा मिला, इसलिए समझाया जा रहा है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें दोस्तों, मान लीजिए आपके पास NO2 आ गया है। कौन आ गया है, NO2। याद रखिए मैं अभी भी सीरीज नहीं समझा रहा हूं, मैं तो कंपेयर कर रहा हूं दो का माइनस आई। आप बताइए इन दोनों में से माइनस आई किसका ज्यादा होगा, यहां पर फुल पॉजिटिव और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव ड्यू टू पोलैरिटी इन नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड। बताओ फुल वाले का ज्यादा या पार्शियल वाले का, ये लीजिए मेरे भाई, रटने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ जाऊं, NO2 और CN कई बार आएगा भाई, बस गलती से ये मत बोल देना कार्बन नाइट्रोजन में बॉन्ड ही नहीं, आप पोलर की बात कर रहे हो, कंडेंस फॉर्म में लिखा मिलेगा आपको। आप बताइए यहां पर भी पोलैरिटी आएगी, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव और यहां पर पार्शियल नेगेटिव। आप बताइए किस तरीके की बातें यहां पर की जा सकती हैं, तो आप बहुत आसानी से बात कर सकते हो मेरे भाई। कैसे, यहां पर भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल वाला फैक्टर कॉमन। अब एटम पर आ जाओ, बताइए ये नाइट्रोजन है, और कौन सा नाइट्रोजन है, ये कार्बन है, लेकिन कौन सा है, sp, लेकिन बता रखा है ना कि sp कार्बन का ईएन में पापा होता है, कौन, sp2 नाइट्रोजन। अगर आप ये ढंग से नहीं पढ़े होते, माइनस आई की सीरीज तुम्हें किसी गाने के थ्रू याद करनी पड़ेगी। टेक्निकली वीक हो तो कहीं ना कहीं से तो हाथ तो लगाओगे, याद करोगे बस उसको, लेकिन याद करोगे तो जितना याद उतना बनेगा दूसरा। और दिक्कत की बात यह है ना भाई, मेरे नोट्स नहीं है उसके पास, और वो मेरे को जानता भी, और मुझे इससे फर्क पड़ता भी, क्योंकि तेरे से 2 किताब ज्यादा ही पढ़ के बैठा हूं। बनाएगा तो किसी ना किसी स्टैंडर्ड बुक से, तो हमें दिक्कत नहीं है कि अच्छा क्वेश्चन फ्रेम कर, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। बताइए दोनों में से किसका माइनस आई ज्यादा रहेगा, NO2 का माइनस आई। सही है कि नहीं है, क्योंकि की एटम की ईएन अभी भी ज्यादा है, चार्ज अगर कॉमन हो गया तो क्या बात है। आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आपके सामने दिया गया है COOH। बताइए यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बोल दे sp2। देखो पार्शियल अगर मैं कॉमन भी कर देता हूं तो sp कार्बन sp2 कार्बन का ईएन में पापा होता है,
तो हम ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं देख रहे, हम की एटम पर फोकस कर रहे हैं, पूरे ग्रुप पर हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्त? उसके बाद आपके आने लगेंगे हेलोजन, सिंगल एटम। सिंगल एटम में आप जानते हैं फ्लोरीन का ज्यादा रहेगा किससे? क्लोरीन से। क्लोरीन का ज्यादा रहेगा किससे? ब्रोमीन से। और ब्रोमीन का ज्यादा रहेगा किससे? आयोडीन से। दोस्त मैं इसकी बात कर रहा था, मैं किसकी बात कर रहा था? मैं इस वाले की बात कर रहा था कि मास्टर पहले ये माइनस आई का ऑर्डर समझाता है, फिर बोलता है ये माइनस आई की सीरीज लिखी हुई है, उसको बताओ कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी NO2 से ज्यादा होता है, पर फ्लोरीन का माइनस आई NO2 से कम होता है। भाई ऐसी बेवकूफों जैसी बातें ना करे तो ही बेटर है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात, फ्लोरीन का ज्यादा रहेगा किससे? ब्रोमीन से। और ब्रोमीन का ज्यादा रहेगा किससे? आयोडीन से। दोस्त मैं इसकी बात कर रहा था, मैं किसकी बात कर रहा था? मैं इस वाले की बात कर रहा था कि मास्टर पहले ये माइनस आई का ऑर्डर समझाता है, फिर बोलता है ये माइनस आई की सीरीज लिखी हुई है, उसको बताओ कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी NO2 से ज्यादा होता है, पर फ्लोरीन का माइनस आई NO2 से कम होता है। भाई ऐसी बेवकूफों जैसी बातें ना करे तो ही बेटर है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, कमाल की बातें बताऊंगा, आपके जीवन के जो दुख दर्द है ना वो दूर हो जाएंगे। हाँ जन्मों जन्मों के मैं बता रहा हूं खुला, जो बात बताऊंगा ना दूसरे ने अगर नहीं सुनी होगी तो जाते ही बोलेगा पीके बेस्ड, सारी पीके फेंक देगा, और तेरे सामने समझा दूंगा कि ये तो रटने की जरूरत ही। पीके आता है वो तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, लेकिन हर चीज का पीके याद नहीं रख सकते। एक दिन याद करोगे दूसरे दिन भूल जाओगे, पेपर मई में है। आइए अगर मैं आपके सामने रख देता हूं यहां पर कौन OH, और मैं यहां पर रख देता हूं कौन OR, आर का मतलब समझते हो, कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप। आप बताइए अगर इन दोनों में से मुझे कंपैरिजन करना पड़े तो माइनस आई किसका ज्यादा होना चाहिए? अब आप देखोगे फिर से आपको वही डाउट आएगा, सर बताओ मेरे को डाउट, पहले तो मेरा डाउट खुद बताओ, मुझे ऐसे आते ही नहीं है जैसे आप कह रहे हो। यहां पर RCH3 रख दूं, यहां पर अगर अपन बात करें H रख दूं, तो हमें तो यह लगना चाहिए था कि यहां से ये ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा। क्यों? क्योंकि आपका एल्काइल ऑलरेडी कैसा लगा रहा है? प्लस साइन। आगे बात समझ में? सीधी सी बात है, आप मैस तक पहुंचते पहुंचते बाहर से थोड़ा खा लिया है तो कम खाओगे, और एक सीधा मैस में जाके खाएगा तो ज्यादा खाएगा। यहां पर हाइड्रोजन है जिसका मतलब है नील बटे सन, तो टेक्निकली ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होना चाहिए था, लेकिन निकला ये। फिर से वही फैक्टर आ गया है। बताइए ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 थीटा 1 एंड थीटा 2, इधर आप समझो अल्काइल चेन जुड़ी हुई है, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, उधर भी सारे ढेर सारे कार्बन। तो आप बताइए थीटा 1 और थीटा 2 में कौन ज्यादा है? थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। क्या कंडीशन को क्लियर कर रहा है? जी हाँ, सेकेंड पीरियड है, sp3 भी है, तो वही फंडा आपका लग गया जो यहां पर लग रहा था। मैंने क्या कहा था? सेकेंड पीरियड पर H हटाकर R लगाओगे तो, सेकेंड पीरियड पर H हटाकर R लगाओगे तो माइनस आई बढ़ जाएगा, यानी कि OR का माइनस आई ज्यादा है एज कंपेयर टू OH। क्या मैं सही कह रहा हूं? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। अब यस सर बोल रहे हो क्या? मान लो एग्जामिनर ने खेल उल्टा खेल दिया है दोस्त, SH और SR दे दिया है, अब कर देगा आपको साफ। अब ये है थर्ड पीरियड का, और थर्ड पीरियड में ये फंडा काम, अब आपकी बनाई गई कहानियां धरी की धरी रह जाएंगी, और SH का ही माइनस आई ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू SR। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? आइए तो इन दोनों में हमने कंपैरिजन कर लिया है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हमारे सामने है ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, और आप जानते हैं दोस्त बहुत अच्छे से कि ये ऑक्सीजन भले ही कैसा है sp3, पर आपके sp कार्बन का तो En में पापा है। नाइट्रोजन को ओवरटेक किया है इसने, ऑक्सीजन को नहीं कर पाया है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? इसका मतलब माइनस आई अभी भी इसी का ही ज्यादा है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन कर दें NH2 के साथ तो ये नाइट्रोजन कैसा है आपका? sp3, लेकिन sp3 नाइट्रोजन का तो sp कार्बन En में पापा है, हाँ है ना? तो इससे तो आगे ही रहेगा। उसके बाद अगर अपन बात करें तो आपके पास आ रहा है फिनाइल। बताइए फिनाइल में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? की एटम पर ध्यान दीजिए, क्या है? sp2। बताइए sp2 कार्बन और sp3 नाइट्रोजन में किसकी En ज्यादा होती है? की एटम पर फोकस करो, आपके sp3 नाइट्रोजन। वन जंप रूल चेक कर सकता है, बताया था पहले कि कब ओवरटेक होगा।
क्लियर? इसमें ये हो गया। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें आपके फिनाइल में और विनाइल में, तो माइनस आई फिनाइल का ज्यादा होता है। कारण आप ध्यान से सुन लो, फिर बाद में बार से बार बार पूछोगे। इसमें ये वाला फैक्टर तो दोनों में क्या हो गया है, कॉमन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। लेकिन इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितने हैं, 3। तो ये एडिटिव इफेक्ट लगाते हैं, ये भी तो इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेंगे। आपको बताऊंगा कि इंडक्टिव इफेक्ट एडिटिव होता है, एक की बजाय 2 लगाएंगे तो ज्यादा लगेगा, 2 की बजाय 3 लगाएंगे तो और ज्यादा लगेगा। तो आपके फिनाइल और विनाइल में से माइनस आई किसका ज्यादा होता है, फिनाइल का। एक बात सभी आंखें खोल के देखो, सीएन सीएन और ओएच माइनस आई किसका ज्यादा, सीएन और ओएच माइनस आई किसका ज्यादा, सीएन। इसका मतलब इसकी एटम की एन ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। क्या आपने आयोसेमिक पॉइंट पढ़ा है? मोर विल बी द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो दोस्त, जिसे लोग डेटा से एक्सप्लेन करते हैं ना, वो एक्सप्लेन हो चुका है। अगर वाटर और HCN में से एसिडिक स्ट्रेंथ देखो तो पता है विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड, HCN। लोगों के पास जाओगे बोलेंगे pKa वैल्यू है, जरूरत ही नहीं है क्योंकि तूने माइनस आई समझाई। ये देख, ये यहाँ बैठा हुआ है। लेकिन सर sp कार्बन का तो ईएन में पापा होता है ना, sp3 ऑक्सीजन, अभी तो बोला इसको पार्शियल पॉजिटिव का बूस्ट मिला हुआ है। आपने केवल क्या देखी है, हाइब्रिडाइजेशन। पार्शियल पॉजिटिव तो इग्नोर ही कर दिया। बताया था ना ईएन मॉडिफाई होती है 3 से 4 से, हाइब्रिडाइजेशन से और एंगल से। तो आपका HCN इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू योर वाटर। मुझे पीके की जरूरत ही नहीं है। आईओसी का क्वेश्चन है, ओसी से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ईएन का डिफरेंस है, और जहां ईएन का डिफरेंस चलेगा ओसी नहीं आएगी वहां पर। ओसी एसिडिक स्ट्रेंथ तो तभी एक्सप्लेन करेगा जब ईएन भी क्या हो चुका होगा, सेम, तब ओसी आएगा। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इंडक्टिव हाइपर रेजोनेंस से समझाएंगे, नोट करेंगे, आगे बढ़ूंगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि पेपर में इसमें से कोई सीरीज में होगा ही नहीं। मैं खुद कह रहा हूं, नीट 2019 का आया हुआ क्वेश्चन मेरी सीरीज से नहीं था, खुला बोलता हूं, लेकिन बच्चे का फिर भी बना, बनेगा। अभी लिख लो उस क्वेश्चन को, कहीं सीरीज में फिट नहीं किया मैंने। 2019 में भी ऐसे ही पढ़ा रहा था, प्री कोविड था, अब नहीं मिलेंगे लेक्चर आपको, लेकिन नोट्स मार्केट मिल जाएंगे एज इट इज। ये मॉडिफाई ईएन वाले, ये पार्शियल वाले 2021 के बाद मॉडिफाई हुई हैं चीजें, तो पहली बार वीडियो लेक्चर मार्केट के अंदर आए। हम उससे पहले भी पढ़ा रहे थे, लोगों के पास नोट्स थे पर समझा नहीं पा रहे थे। अब वीडियो लेक्चर है तो समझा भी लेते कि अच्छा ऐसे बताना है इसको। पूरा तो नहीं बताऊंगा मैं, नहीं तो बच्चा समझ जाएगा, मेरे पास भी है लेक्चर। तो हल्का हल्का चुराते हैं, अलग अलग जगह पर बताते हैं। कोई एक हो तो दूं, तुम किसी एक को जानते हो तो नाम ले लेते हो। मैंने आपको पहले बोला था पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, हम भी चुरा लेते हैं कहीं से, कोई अच्छा लगे, पर बहुत कम लगते हैं। कोई हमसे अच्छा पढ़ाने वाला मिलता है, हम उसकी इज्जत करते हैं। सिखाया है भाई, कोई भी सिखाता है ना टीचर, बहुत बड़ी बात है। कोई मेरे को एक बात बता देना तो उसने कई किताबें पढ़ी होंगी तब जाकर उसको बात क्लियर हुई होगी। बच्चे के कंफ्यूजन क्लियर करना आसान है क्योंकि बच्चे को बस आंसर बताना है। मास्टर का कंफ्यूजन क्लियर करना मुश्किल है क्योंकि तुमने एक एक्सप्लेनेशन दी, वो दूसरा पूछेगा कि इसमें तो नहीं हो रहा भाई, बता, फिर से बता। फिर वो बोलेगा याद कर लेना। मैंने भी तो याद ही किया है, मैंने खुद इस क्वेश्चन को घर पे 5 बार सॉल्व किया है, इसलिए मेरे को चमक गया है। अब मैं बच्चों को तुरंत समझा दूंगा। समझाना और पेपर में क्वेश्चन बनना अलग बात है, ये बहुत हकीकत है। समझाना एक अलग आर्ट है। HC वर्मा साहब, आप जानते हैं उनसे बड़ा कौन होगा फिजिक्स के अंदर, लेकिन पढ़ा नहीं पाए बेचारे। कानपुर की बहुत सारी कोचिंग ने ट्राई किया उनको पढ़वाने का, लेकिन जो बंदा सब्जेक्ट जानता है ना वो लॉजिकल बात करता है, और लॉजिकल बात बच्चे को पसंद ही। बच्चे को बोलता है तिगड़म लगा, आंसर तक पहुंचा, और उन्हीं तक पहुंचा जो मॉड्यूल में पीछे दिए हुए हैं। और जो पढ़ाना जानता है वो सब्जेक्ट सिखाने की कोशिश करता है, और इतने दिन तो मौका देता ही नहीं है बच्चा। तो आप देख लो, बहुत जगह ट्राई किया उन्होंने, और इतनी शानदार किताब है कि दुनिया में जो भी इंडिया में फिजिक्स पढ़ा रहा होगा HC वर्मा साहब की किताब को जरूर फॉलो
करता होगा। इवन जेई एडवांस तक क्वेश्चन वहां से उठाते हैं। अलग बातें हैं समझाना और आना। जब नया क्वेश्चन आएगा ना तो जो उसकी बुक को समझा रहे हैं उनसे नहीं बनेगा, फिर उसी को ही बनाना पड़ेगा। फिर वो बताएगा, फिर वो दूसरे देखेगा, 3 बार खुद सॉल्व करेगा, फिर क्लास में जाके सॉल्व करवा देगा। अब उससे बढ़िया तरीके से समझा रहा है क्योंकि तिगड़मबाजी लगा रहा है। जो सब्जेक्ट जानता है वो ऐसी बातें नहीं कर सकता कि क्या बेवकूफी भाई ये यहां लगेगा, यहाँ 20 केसेस आई, बात ही वैलिड नहीं है, तो बेचारा फंस जाता है। आगे बढ़ सकता हूं? मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, इधर से हेल्प लीजिए, इधर से हेल्प। आपके हैलोजेंस की तरफ एक बार देखिए, ये सिंगल एटम है, ये ऑक्सीजन अब सिंगल नहीं रहा, ये ऑक्सीजन अब सिंगल, ये सबसे ज्यादा मात देता है अपने को, ये नाइट्रोजन अब सिंगल नहीं रहा। तो इधर इन वाले ग्रुप्स पर आपका थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, ये हमें चकमा दे जाता है। पर्टिकुलरली जब आयोडीन और ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन आएगा तो आप पीएन की वैल्यू निकालोगे और सुलट जाओगे। आगे बात समझ में? ये सिंगल एटम है आपका और वो पीछे किसी और से जुड़ा हुआ है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं? की पॉइंट्स जल्दी जल्दी से लिख दीजिए इसकी, जो बातें हमने की हैं जनाब। क्या कौन सा बल्कि ग्रुप? ओ इधर बल्कि ग्रुप इसका पापा आने वाला है, तो थीटा 1 ज्यादा ही लिखा है ना मैंने, बल्कि ग्रुप होने से। हाँ वाह, बहुत बढ़िया मेरे भाई। बल्कि ग्रुप देख किसको रहा है? उधर तो मिथाइल देख रहा है, इधर आने वाला इसका पापा प्रोपाइल जैसा अल्काइल चेन से जुड़ेगा। फ्री वैलेंसी का मतलब अल्काइल चेन, यहां पर आ रहा है ये वाला ग्रुप और यहां पर है टिंगे टिंगे, धक्का मारेगा उधर खिसका देगा। तो तुम तो इनके बीच में देख रहा है भाई, इधर इधर। जब मैंने OH बोला है ना, ऐसे लिखा है और मैंने ऐसे लिखा है, क्लियर? तो इसका मतलब यह है कि यहां पर अब बल्कि ग्रुप आना बाकी है। इस ग्रुप को कहां जोड़ना है? एल्काइल चेन पर आया बल्कि ग्रुप, और ये रहा बल्कि ग्रुप, इनके बीच में रिपल्सन हुआ है। यहां पर जब आपका एल्काइल ग्रुप आएगा तो वो वाला ग्रुप कैसा है? स्मॉल है, इतना रिपल्सन नहीं होगा। तो जो फ्री वैलेंसी छोड़ी गई है ना, उस पर जो है उनका पापा आने वाला है, अल्काइल चेन। क्लियर? की पॉइंट्स लिखेंगे। ए inductive effect decreases rapidly, inductive effect decreases rapidly, inductive effect decreases rapidly as the distance from source increases. इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज रैपिडली, बहुत जल्दी घटता है, ये सबसे वीक इफेक्ट है ये। इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज रैपिडली एज द डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स इंक्रीजेज। सोर्स का मतलब समझते हो? NO2 माइनस आई लगा रहा है, तो नाइट्रोजन से जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी माइनस आई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एज द सोर्स इंक्रीजेज, यानी कि जो लगा रहा है उससे डिस्टेंस बढ़ने पर ये कम हो जाता है। अगला पॉइंट, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, it is important to note that it is important to note that the electron pair, it is important to note that the electron pair, although permanently displaced, it is important to note that the electron pair, although permanently displaced, although permanently displaced, कॉमा लगाकर, but remains in the same valence cell, but remains in the same valence cell. इस लाइन का मतलब समझे क्या कहना चाह रहा है? इधर आइए, कहता है जब आपने इंडक्टिव इफेक्ट लगाया ना, जैसे यहां पर आप बताइए, जब इलेक्ट्रॉन इफेक्ट लगा तो कार्बन और Mg के इलेक्ट्रॉन्स किधर शिफ्ट हो गए? कार्बन की तरफ। पहली बात तो शिफ्ट हुए हैं, ट्रांसफर, क्योंकि अभी भी कार्बन और Mg वाले बॉन्ड के ऑर्बिटल में ही हैं। तो कहता है डिस्प्लेस तो परमानेंटली हो गए अब ये, इसीलिए तो परमानेंट इफेक्ट है।
कहता है इस मॉलिक्यूल में परमानेंट पोलराइजेशन आ चुका है, लेकिन फिर भी रहेंगे सेम ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल छोड़कर नहीं जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग होता है, ट्रांसफर नहीं होता है। जब भी पोलैरिटी आती है मोर इन की तरफ खिसक जाते हैं। जैसे HCl में हाइड्रोजन की बजाय इलेक्ट्रॉन कहां खिसक गए, क्लोरीन की तरफ, लेकिन खिसके हैं, Cl- और H+ नहीं बना है, मतलब ट्रांसफर नहीं हुआ है, शिफ्टिंग होती है। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अगला पॉइंट, for the measurement of relative effects, 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 hydrogen is selected as reference, hydrogen is selected as reference, hydrogen is selected as reference in the molecule, hydrogen is selected as reference in the molecule। कहता है इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन को किसकी तरह माना गया है, रेफरेंस की तरह। मान लीजिए आपके सामने कोई मॉलिक्यूल है और यहां पर कौन है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को रेफरेंस की तरह माना गया है। मतलब अगर मैं H को हटाकर कोई ग्रुप लगाता हूं तो वो इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस आई वाला, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस आई वाला। देखो कितनी अच्छी बात कह रहा है कि हाइड्रोजन तो रेफरेंस है, कंपेयर तो sp3 कार्बन से करना पड़ेगा। जब मैंने यहाँ फ्लोरीन लगाया तो ये किसकी कंपेयर की, sp3 कार्बन और फ्लोरीन की, तो हाइड्रोजन रेफरेंस की तरह लिया गया है कि H को ड्रॉप करके कोई एटम या ग्रुप लगाए तो एल्काइल चेन में कैसी पोलैरिटी डेवलप करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इनको लिख देते हैं एक बार। This effect is very weak effect. This effect is very weak effect. बहुत ही मरियल इफेक्ट है, जितने भी हम पढ़ेंगे उनमें से सबसे कमजोर यही है। This effect is very weak effect, आप भी जानते हैं। नेक्स्ट, अब बताओ इसमें रटने की जरूरत है कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट करता है, डेफिनेशन में ही क्लियर कर दिया। सिग्मा सिग्मा खेल रहा है वो बेचारा, लिख सकते हैं ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड। और एक बात बताऊं खतरनाक आपको, En की वजह से पोलैरिटी सिग्मा में आती है, पाई में आती भी नहीं है। En की वजह से पोलैरिटी सिग्मा में आती है, पाई में आती भी, कभी भी पाई बॉन्ड पोलर होता ही नहीं है। ये तो हम बोल देते हैं कि पाई पोलर है, पाई की पोलैरिटी रेजोनेंस समझाता है, इंडक्टिव या En की डिफरेंस का खेल ही नहीं होता है दोस्त। तो सिग्मा पर ही चलता है इंडक्टिव इफेक्ट, पोलैरिटी की वजह से। अगला पॉइंट लिखेंगे, इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन En। सही बात है, En की डिफरेंस की वजह से तो आया है ये। इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन En, it arises due to difference in En। next और last point, this effect is additive in nature, मतलब ऐड हो जाता है ये। this effect is additive in nature, this effect is additive in nature, that is two electronegative atoms, that is two electronegative atoms exert greater inductive effect, that is two electronegative atoms exert greater inductive effect than one atom, then one atom, then one atom of greater electron negativity, then one atom of greater electron negativity from the same position. This effect is additive in nature, that is 2 TWO, that is two electronegative atoms exert greater inductive effect than one atom of greater electron negativity from the same position। क्योंकि डिस्टेंस बहुत सेंसिटिव होता है इसमें। क्या कह रहा है कि अगर आपका एक फ्लोरीन की बजाय कितने लगा दो, दो क्लोरीन, तो ये मिलकर उससे ज्यादा माइनस आई लगा लेंगे, ये कह रहा है। हालांकि इंडिविजुअल माइनस En किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की, लेकिन एक की बजाय दो हो गए तो अब उन दोनों का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये पॉइंट मैं आपको क्लियर करूंगा किसके थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू। आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट रेजोनेंस। क्लियर, हम एप्लीकेशन एक साथ लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि आप फिर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे इंडक्टिव का था कि रेजोनेंस का। गुड मॉर्निंग।